भगवते सुदेवाय शास्त्रज्ञा सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज 529वें लेक्चर में हमारे पास बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और सबके लिए प्रेरणादायी एक स्पीकर है जिनका मैं पहले वाला लेक्चर भी आप सबसे रिकमेंड करना चाहूंगी। वो उत्तर बस्ती के ऊपर है और उत्तर बस्ती के ऊपर डॉक्टर साहब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिनिकल काम है और उन्होंने दिल खोल के उसका भी सारे एक्सपीरियंस को हम सबके साथ शेयर किया था। और आज का लेक्चर भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज का जो अपना लेक्चर है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज। क्योंकि हम बहुत बार इतना माइन्यूटली नहीं देख पाते कि हमें किस तरीके से अपनी ट्रीटमेंट को प्लान करना चाहिए, उसमें पूर्णतः कैसे देखना चाहिए। और डॉक्टर साहब का मैंने लेक्चर वहाँ अभी जयपुर में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अ, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे चिकित्सक उससे प्रेरणा लेके अपने क्लिनिकल काम को और आगे बढ़ाते हैं और उसको अच्छा करते हैं। तो उस हिसाब से हम उसको अभी अच्छा कर रहे हैं कि भाई वो उनकी नॉलेज में वृद्धि हो। तो मैं आज के स्पीकर का सबसे पहले आपके सामने परिचय रखना चाहूंगी। आपका नाम है डॉक्टर जास्मीन गुजराती, अभी वर्तमान समय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग, जी जे पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च, CVM यूनिवर्सिटी, न्यू वल्लभ विद्यानगर, आनंद, गुजरात में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। मैं आपका CV देख रही थी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगे, बहुत सारे, और मैं आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। आप BMS में सेकंड रैंक आपने प्राप्त किया था, फाइनल ईयर BMS में। आपकी कॉलेज है बाला हनुमान आयुर्वेदिक महाविद्यालय लोधरा, जो अहमदाबाद से नजदीक है। क्योंकि हमारे पास पूरे भारतवर्ष से फिजिशियंस, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स जुड़ते हैं, इसलिए हो सकता है कि बाला हनुमान आयुर्वेदिक कॉलेज है ना, अहमदाबाद से नजदीकी है। वहाँ आपने अपनी सेकंड रैंक गुजरात, क्योंकि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है वो, है ना, तो उसमें आपने सेकंड रैंक को प्राप्त किया है। MS इन प्रसूति तंत्र एंड स्त्रीलोक, इटरा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर से आपने 2006 में पास किया। You have completed your PhD studies on the ethnographical studies on the menstrual taboo and Rajaswala Paricharya from the Parul University. You have worked as a असिस्टेंट प्रोफेसर एट द शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इंदौर, मध्य प्रदेश में आपने अपनी सेवाएं 2006 से 2008 दी। उसके बाद आप GJPIASR आनंद में है और अभी वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर पद पर आप कार्यरत है। का 18 साल का बहुत बढ़िया नंबर है, 18 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। You have attended more than 80 national and international seminars and different faculty development programs for the higher educations and different workshops. और अभी आपने, जो मैं इसमें देख रही थी, 17 पेपर presentation in different seminars and international and national seminars, or you have received best paper also in the different presentation. Twice you have received twice, 2 बार आपने रिसीव्ड किया है ये बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड। यू हैव कीनोट एड्रेसेस गर्भ संस्कार के ऊपर, मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर, वुमेन डे के ऊपर, ऐसे बहुत सारे आपके कीनोट एड्रेसेस भी आपने भूमिका निभाई है। मोर देन 54 रिसर्च आर्टिकल्स यू हैव पब्लिश्ड इन द पीयर रिव्यूड नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। You have published 3 books also. One of them is latest is Garbha Sanskar Techniques.
और मैं चाहूंगी कि दूसरी बुक्स के बारे में भी आप हमें बताइए। और साथ साथ में आपने बहुत सारे बुक्स में, मैं देख रही थी, मोर देन 5 बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को भी आपने एडिट किया है, चैप्टर्स एडिटेड इन डिफरेंट बुक्स, जिसमें गाइड टू आयुर्वेदा गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस, एंड उसमें दूसरा है फिजियोलॉजी ऑफ द इमोशंस एंड इफेक्ट ऑन द फीमेल हेल्थ, वुमेन हेल्थ, उसको भी आपने किया है। सिस्टमिक रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ररी एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस, एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ग्लोबल हेल्थ केयर इक्वल इक्विटी, उसमें भी आपने एक चैप्टर का वो योगदान दिया है। और इवन चेंज मैनेजमेंट इन आयुर्वेदा एजुकेशन, उसमें वर्तमान समय में NCISM का जो सिलेबस हमारे हाथ में है, उनमें भी आपकी महती भूमिका है। यू हैव डिलीवर्ड मोर देन 130 guest lecture at the different platforms, online and offline, national international seminar, conference, workshop, इन सभी में आपकी सहभागिता। एज अ रिसोर्स पर्सन यू हैव डिलीवर्ड lectures at Jamnagar also, Delhi, Ayya also, R.A. Poddar College, Medical College, BHU Varanasi, and Khushi Lal Government Ayurvedic College Bhopal, and our NIA DU जयपुर राजस्थान। और आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी भाग पार्टिसिपेट्स किया है। आपके मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ई कंटेंट डेवलपमेंट डिजाइनर बेबी इन गर्भ संस्कार, है ना, 4 मॉड्यूल्स इन GAP एकेडमी एंड 4 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड you have developed the e-modules in प्रसूति तंत्र and स्त्री रोग by Ministry of आयुष through राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। और आपके एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर 2 आपके प्रोजेक्ट भी है, जो एक्शन बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेलेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन द एडोलसेंट्स यंग गर्ल्स, एंड दूसरा जो है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड रिस्टोरेटिव फॉर्मुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेनफुल एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन द यंग गर्ल्स। तो मैं समझती हूँ कि आनंद और उसके आसपास के उसमें भी आपने उसका काम किया। एज ए को इन्वेस्टिगेटर भी आपके प्रोजेक्ट से आपकी क्लिनिकल स्किल में मैंने एक तो उत्तर बस्ती बता ही दिया, उसके सिवाय भी PCOD, इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल इरोजन, क्रॉनिक लुकोरिया, यूट्राइन फाइब्रोइड्स, एडेनोमाइसिस, इंडोमेट्रोसिस, एंड मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट सारे ही टॉपिक्स पे आपकी महारत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे एक लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे और मिल जाएगा इन्हीं में से। और एज अ अदर एक्टिविटीज आप चीफ एसोसिएटेड एडिटर है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें बहुत सारा लंबा हो है, जिसमें आयु होम में और उसमें बहुत सारे में एज अ रिव्यूअर, एज अ डिफरेंट डिफरेंट भूमिका में आप है। तो मैं बड़ा ब्रीफ में आपका एक CV सबके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें आपने बहुत सारे अनेक भूमिकाओं को निभाते हुए, है ना, आज की लेक्चर्स के लिए भी समय निकाल लिया है, क्योंकि मैं आनंद में भी आपको मिली थी, वहाँ भी आपकी बड़ी एनर्जेटिक अपने डिपार्टमेंट में भूमिका रहती है। और मुझे लगता है कि आपके बच्चों को भी ये बड़ा प्रेरणादायी लगता होगा, और आज अपने लेक्चर के माध्यम से हम सभी भी लाभान्वित होंगे। तो आज के लेक्चर जो अपना एबनॉर्मल यूट्राइल ब्लीडिंग अतिरिक्त दर के ऊपर है, उसको मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जास्मिन, ओवर टू यू। यस मैम। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा डिटेल में आपने इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं ब्रीफ कर दिया थैंक मैंने, यू। बहुत सारा और ब्रीफ मैडम कर से दिया। बात हो रही थी नहीं, काफी डिटेल में मैम। और मैडम से अभी बात हो रही थी, जैसे उनका ये जो संकल्प है और लगातार चालू है, NIA छोड़ने के बाद भी मैडम ने ये जारी रखा है, वही बहुत बड़ी बात है। और मतलब हम तो सिर्फ 1 घंटा बोल के चले जाएंगे, 1-1.5 घंटा, लेकिन मैडम जो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं, विदाउट ब्रेक कर रहे हैं, उसमें हम अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सके तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए भी सौभाग्य है, क्योंकि उनका सिर्फ यही संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स को थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन जो दूसरी जगह चल रहा है
या उनके खुद के एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। मैम हिंदी इंग्लिश चलेगा ना लैंग्वेज? हाँ जी दोनों चलेगा, वॉट एवर यू हेलो, कंफर्टेबल है ना। हाँ जी हाँ हाँ दोनों ठीक, चलेंगे, आपको जो ठीक यस लगे यस, वो, ओके है ना। मैम, हाँ ओके जी हाँ मैम, जी ठीक है मैम। इज माय स्लाइड विजिबल हाँ प्रॉपरली, जी फुल हाँ जी, स्क्रीन? प्रॉपर विजिबल, फुल स्क्रीन प्रॉपर विजिबल, या Yes, yes, कंटिन्यू। yes, yes. Okay, 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 fine. Thank you, ma'am. So today we are going to talk about abnormal uterine bleeding, different treatment modalities from the contemporary science also, and from the Ayurveda aspects also. We see in our routine practices also that many patients of abnormal uterine bleeding do not respond to all kinds of therapies because वी सी के बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कुछ भी दिया तो भी हमें का बहुत बार नहीं मैनेज हो पाता और फिर उनको रेफर करना पड़ता है, या वो खुद, क्योंकि ब्लीडिंग ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट खुद डर भी जाते हैं, दे आर अफ्रेड बिकॉज इफ देयर इज वेरी हेवी ब्लीडिंग. And why this happens is because there are very minute changes undergoing in the endometrium which we have to consider them, and just defining those different changes which are happening, making an algorithm that what drug is going to act where and where the pathology is happening, that only it is my small contribution. If we can understand this and then we can apply the same hypothesis or the same theories or the same principles in the practice where patients are suffering from this, it will be a great benefit to the patients. So before going to the abnormal uterine bleeding, this is one of the changes as I asked about. Menstruation is a phenomenon where there is on the level of endometrium, so minute changes are going on. There is a continuous tissue injury and repair, and if we see that the repair is without any scar, is वो खासियत है कि whenever the endometrium heals, the functional layer of the endometrium heals, it heals the injury, repair is without any scar, and continuously this cycle is going on, and you can see that different aspects are there. If you want to just dissect it, we will see that there are so many aspects starting from proliferation, decidualization, inflammation, hypoxia, apoptosis, hemostasis, vasoconstriction, repair and regeneration. Because whenever we want to understand the menstruation pathogenesis or any abnormality related with the this uterine bleeding, then we have to understand and dissect on this all levels and determine that where the problem is. So this is just an example like understanding. Same if we dissect in the terms of Ayurveda, we can see that in proliferative there is endometrial growth under estrogen, we all know. But here if we see there is kapha dominancy and rasa dhatu poshan is there, and which causes the artha utpatti. So there is snigdhata, sthir pichil, and whenever the endometrium is undergoing proliferation in the this functional layer, at the same time rakta stambhana is also happening, so shedding is undergoing, along with that proliferation is undergoing. So there should be a fine balance between the kapha vata, and the gunas of this kapha and vata should be in a finely balanced form, then only the process will be handled properly. So there is nourishment and thickening and stability also. Similar thing which happens in the secretory phase, that is we know that it is the influence under progesterone for the decidualization and preparation for implantation. So here there is artha, dhatu vruddhi and garbhashay poshan, and we see that the ushna, tikshna and saraguna of the pitta here will be. Why? Because there is transformation, metabolism, vascularity is increasing, there is an inflammatory readiness is there. Because if there is no inflammatory readiness, then the next step is not going to happen. So this is all happening because of pitta dominancy, which is happening here. And later on, when we see the shedding, it is the lysis of the endometrium. So there is vasoconstriction and hypoxia. This happens only because of these two. First, there will be hypoxia. Hypoxia not only causes the lysis, but also it favors the regeneration of the endometrium also. So for both of this to happen, hypoxia is very, very necessary for the repair also to happen. So there is breakdown and expulsion. So we have to understand that prana and vyana, both of these should be in normalcy, not only the apan vayu, but this prana and vyana vayu also should be in normalcy to regulate the vascular constriction. And for the artha nishkramana,
there this apan vayu will be helpful. So it will initiate the downward movement. So we can understand that all the doshas along with their guna and should be responsible. So just to analyze this on the detailed, just a glimpse, I will give you just an example. So for inflammation, pitta, tikshna guna in moderation with the controlled ushma for remodeling. As I said that should be remodeling also with kapha to prevent arm accumulation. So arm should also, so it should not happen that it is excessively there is accumulation or excessive there is proliferation or inflammation. So it should be in a controlled manner. So similarly, vasoconstriction, as I mentioned, repair and regeneration. So just all these phases, if we try to analyze, and whenever the patient comes, and there will be, all the patients will be having different kinds of signs and symptoms. So just we have to analyze that where is the problem, what is the particular dosha, which guna is being afflicted, and similarly we have to apply the proper herb or any medication or even any treatment therapy which will help in stopping of this abnormal uterus. So coming to the definition of this is, we know that nowadays we don't call it menorrhagia. It is any abnormal kind of bleeding which is irregular in frequency, duration or volume outside of pregnancy. And it's a very common condition. At least I think once in a lifetime or more than that also, all the female must be suffering from this condition from adolescence towards the menopause also. Somewhere, particularly during the adolescent phase and in the transition of the menopause, but somewhere in between also because of nidanas, somewhere she will be suffering from this. So what does WHO and the FIGO, they give the definition is bleeding outside normal, which is frequency, volume and duration, and they focus on the cycle pattern. But here they say that any deviation from normal menstruation, which may include heavy, irregular and intermenstrual bleeding also, which very well correlates with our Asrubdar definition also. So here they focus on cycle pattern, and here they are having irregular and heavy. So AUB, we all say that menstruation is the mirror of the reproductive health. So whenever there are any abnormality related with the menstruation, whether cycle, duration, frequency, amount, all should be considered as a symptom and not a diagnosis, because we have to understand what is underlying condition and treat that underlying condition. So second is to avoid the outdated terminology like menorrhagia, metorrhagia are discouraged in the current clinical practice. Wherever we diagnose, we either write AUB or we write in the Ayurveda terminology Asrubdar, Raktapradar, or Raktayoni, or many more, whatever are the specific diagnostic condition. But menorrhagia and metorrhagia are now discouraged. AUB, there is chronic AUB also, and there is acute AUB also. Chronic we will define when it is happening for more than 6 months, and AUB there will be sudden onset and heavy bleeding, and it requires urgent intervention. Why we have to understand this? Because the causes of both this chronic and acute AUB may differ. So what are the common symptoms of this AUB? There will be heavy menstrual bleeding. Now it may vary from person to person, but if there is sudden deviation in the amount and flow which is towards excessive, then we have to consider that lasting for more than 7 days, passing of large clots. Okay, so that can be considered as heavy menstrual bleeding. Unexpected bleeding, like the patient was not expecting, there was no date which she was expecting, but there is intermediate, maybe happening at a mid-cycle or in the adolescent at somewhere, or in the post-menopausal condition. Okay, so in this is unexpected. That is one of the common symptom that patient will be said, okay, I don't know why it came again, it was not expected. So there is irregular cycle which is less than 21 days or more than 35 days. Okay, so there will be irregularities in the cycle in these patients, and hormonal imbalances may be seen by other symptoms also. You'll find that the patient is having hormonal imbalance, especially during adolescence and in the menopausal transition. Majorly you will find the hormonal, unless and until she's undergoing certain other medical conditions like hypothyroidism or many other things. So when we take about the objective parameters, because patients sometimes might not be able to
show proper that how much bleeding she is having. So these are the pictorial blood loss assessment charts which are many times shown to the patient, or even for the research purpose also this is being utilized, at least to understand that what was the before the treatment and after the treatment, and even to understand the patient is telling. So we will show her this pictorial chart and she will point out, yes, this is the amount of bleeding I am having. So it is a wide range of such charts are available, and it can stamp not much in India, but other where sanitary pads or menstrual cups, wherever they are using, for them it can be shown. Coming to the classification, before understanding the causes, we also know that these are the classification, that palm coin classification, structural and non-structural causes. Again, why? Because the treatment will change, the clinical features will change. So palm is polyp, adenomyosis, fibroids, leiomyoma, or malignancy in the form of hyperplasia, endometrial hyperplasia, or which are non-structural in the form of COIN, like coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial causes, and sometimes even iatrogenic, which may be because of other therapies or other medications. And N is not yet classified. Iatrogenic I will just here the example is given as OCPs and IUCD. So it's not like that कि आयुर्वेद की कोई medicine से ऐसा नहीं होता. There are Ayurveda therapies also, medications also, which may cause excessive bleeding. Sometimes the patient is taking Rasna, Saptakwat and Yograj, and her body constitution is towards Pitta, and she may have aggravated. And I will give you an example of very, very common but neglected sometimes, Haridra. Okay. Many patients after COVID especially, they had this tendency of taking this golden milk, that is milk mixed with haridra, and they thought is that it was even so much ke itna uska prachar bhi hua कि ये अच्छा है, immunity के लिए अच्छा है, and the patients did not know how much amount to take, and they used to take more and more of this haldi in their milk. We know that it is ushna, and the patients who are susceptible to this, they also started having this excessive menstruation. So even COVID, after COVID, those who had taken vaccines, again it's a controversy कि उसकी वजह से भी हुआ क्या excessive, because the number of patients which we got of excessive this abnormal uterine bleeding after 2022 are much more than before. So it was just a controversy also that this COVID vaccination also caused this or not. So these are few things we have to keep in mind when we ask about the nidan, especially to the patient. So this is just a diagrammatic representation of this classification. Again, ye endometrium में myometrium and serosal layer. So you can see that maximum things which are affecting this excessive menstruation are in the towards the endometrium, and few at the level of myometrium. So that is why very minutely we have to understand the changes which happen in the endometrium. So again, we know what are the clinical features. Polyp hai, so there will be intermenstrual bleeding, spotting. Often otherwise there will be no pain. Okay, only sometimes spotting might be there, intermenstrual bleeding, and sometimes the patient might not complain, and it is accidentally diagnosed when sonography or hysteroscopy is done because for any other reason. Adenomyosis, we know, very typical classical sign and symptoms where heavy, painful, prolonged menstruation is there, and often in multiparous women it is being seen. Fibroids also, sometimes if they are small in size, if they are not submucosal, they remain asymptomatic, but if they are submucosal and if the size and number of the fibroids are more, then the patient might complain of heavy and prolonged bleeding. And hyperplasia, again, it can be unpredictable, and always whenever a postmenopausal patient comes with bleeding, always suspect malignancy, so that can be ruled out. So these are the structural causes, and non-structural we always know because the patient will give history of bleeding with during bruising. Thoda bhi kuch hua to she will start heavy bleeding. Ovulatory dysfunction, there will be irregular cycles, patient might be obese, she might be having any other complaints, even thyroid might be there associated, she may be perimenopausal also. So all these conditions, when you take into consideration, we have to understand that this might
be the non-structural cause which is related with ovulatory dysfunction. Endometrial disorders are there, maybe possibly endometritis, neglected vaginitis or cervicitis, or chronic infections which are not being treated and patient is not at all taking care, and that infection, if it spreads in the endometrium, then it may cause. Even if there is infection at any other place in the body and it migrates to the endometrium, then also this will happen. Then iatrogenic already I have discussed, and not otherwise classified is rarely or poorly understood. They say that sometimes there can be angiogenesis, then can be other problems, there can be cesarean scar defects, but it is not properly yet classified. So this is just how we have to understand that what is causing this abnormal kind of bleeding to the patient, analyze it, and then accordingly we have to give the treatment. So again, subclassification AUBO. AUBO is, for example, like anovulatory. Similarly, AUBC, that is coagulopathy. In that there will be some history you have to take. I is iatrogenic. Patient is taking some anticoagulants or hormonal contraceptives. So this is now subclassification. Whenever we know the cause, we always write AUBO. So this abnormal is because of ovulatory dysfunction. Or we see AUBP. So anybody who will read that, they will be knowing that this is AUBP. So it can be associated with the polyps. So physical examination, again, we have to analyze if AUBO is there and excessive weight gain is there, it might be because of PCOD or hypothyroidism. High BMI is there, same thing. Hirsutism is there, same thing. Acanthosis nigricans is there. So this way, by physical examination also, you can be able to judge that what can be the cause, subclassification of this. This is again a guide to workup. Pelvic examination you can do, then pregnancy test, even hemoglobin estimation can be done, thyroid investigations can be done, okay, prothrombin time, everything for coagulopathy, and prolactin, testosterone, all these things. So just to chart this again. So evaluation can be done in two ways. Here you can see clinical evaluation, system 1 and system 2. Now system 1 is a very detailed structure history. So we have to understand that is her frequency or duration of the cycle, okay, and whether it is acyclic bleeding also, whether there is impact of any medications, whatever she was taking before or now, right now she is taking, and depending upon the history, you go for the investigation. So that is system B. To confirm your diagnosis that this can be the thing, then we go for the systemic investigations, blood test, and sonography, then if needed histopathology and clinical assessment. So this is how the overall evaluation should be done. Now coming to the medical management, because I'm going very fast because we want to discuss the Ayurveda concepts in detail. So medical management, this is just recent updates. What right now the therapies are going on, and what is the efficacy of this medical management which is right now in contemporary science which is utilized. So very well known antifibrinolytic drug which is Trenexa. Okay, so here they say that orally or even in IB, so there is no risk of thrombosis and first line non-hormonal acute control. So what this ACOG and others say that if there is excessive bleeding, acute bleeding immediately which has started, so first line which everybody gives as a non-hormonal therapy is Trenexa. Okay, and the efficacy is seen that 40 to 60% of reduction in the bleeding, but there are some minor side effects like nausea, headache, but it is said that it is superior to non-steroidal anti-inflammatory drugs for heavy blood flow. Okay, to avoiding thrombosis history. Some people say that that should be avoided in thrombosis history, but here they say in FDA that no increased risk of thrombosis is observed. So it can be given, but again there is a question mark. Then non-steroidal anti-inflammatory drugs which are given, so they are preferred for ovulatory AUB or dysmenorrhea, where the patient is having ovulation. So what it will do, this non-steroidal anti-inflammatory drug are, because we know that progesterone synthesizes prostaglandin, okay, in ovulatory cycles. So what this will do is reduce prostaglandin synthesis and decrease uterine blood flow and contractility.
So this is how they act. But here they say that 20 to 50% reduction in flow relieves pain, but side effects are GI upset, and it is said to be less effective than Trenexa but cheaper. Okay, so it is not effective for anovulatory AUB used cyclically. Okay, so it is wherever there is anovulatory, like in hypothyroidism or PCOD, this will not be effective. That is what they say. Combined oral contraceptive pills, we know that it suppresses the endometrial suppression, so there will be no proliferation of the endometrium. So this is mainly preferred in the adolescent, this condition, heavy menstruation in the adolescent phase. So this is ethinyl, very, very commonly they use in the adolescent conditions. So multi-dose for emergent AUB, and 50 to 70% reduction provides contraception, but sometimes there can be a thromboembolic risk, and effective within 24 hours. So it is not like that ke liya and immediately, but within 24 hours in acute condition it may be effective. Other treatment modalities are progestins. Again, they cause endometrial atrophy. They are given in cyclic form. 60 to 80% control is there. Even GnRH and agonist and antagonist. So where there is heavy bleeding in the form of fibroid, because of fibroid, so at that time it can be used. And also they are used in a pre-operative, because this is going to cause artificial menopause. Okay, so we cannot give in the patient who will be expecting reproductive health, so, or reproduction. So instead this is more used in the menopausal or perimenopausal condition, and even before operation. If operation is being done and the patient is having certain complications like anemia or uncontrolled diabetes or uncontrolled hypertension, so in the transition period in between, before surgery, you can give this medication, but you cannot give it for more than 6 months. Okay, so that is one of the thing, not more than 6 months, because the side effects are all as in seen in menopause, like hot flushes hai, bone loss hai. Again, similarly, danazol also same thing, rarely used due to masculinization because it is having androgenic effect. Nowadays, the use of danazol has reduced. Okay, and vasopressin analog, again for coagulopathy related AUB. Okay, this is also being used in such conditions. There are certain side effects also. So those were medical management. अभी आगे जो है वो नॉन मेडिकल, यानी कि दूसरे प्रोसीजर्स कौन से हैं उसको मैनेज करने के लिए, दूसरी थेरेपीज कौन सी है, क्योंकि टॉपिक है हमारा डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज. तो हियर यू कैन सी के उसमें ये आईयूसीडी जो है एलएनजी वाला, लेवोनॉर्जेस्टेरॉल वाली रिलीजिंग आईयूसीडी, दैट इज प्रेफर्ड मोर नाउअडेज. एंड द पेशेंट समटाइम्स दे कम टू यू आफ्टर दिस ऑल्सो कि हमको रखा उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ. So a normal IUD and this LNG IUD, they both are having different functions. You can see that this will cause atrophy. Okay, it will not lead to endometrial proliferation. So this is the picture. If the endometrium is not proliferated, the thickness lessens, so it leads to decreased bleeding. Okay, so it is reversible long term. Contraception also will be there and also used in endometrial hyperplasia. So this is, and importantly, it shows that it reduces the menstrual blood by up to 90%. So this is how it is being made. Okay, and what is the tube, duration of use, and how much release is there. So 20 microgram per day it is being released, and after 10 microgram after 5 years. So mode of action, as I said already, it is causing endometrial atrophy and inhibits the spiral growth. This is again inhibition of ovulation, reduction of prostaglandin synthesis, and stabilization of the endometrial hyperplasia. So this is how it controls the bleeding. Now some people say that if you insert copper T and the patient has heavy bleeding episode again, okay, the copper T might be thrown out of the uterine cavity along with the heavy bleeding because of the contractility also. So this was a research done where what they did is with the Marcelline tape or other suture materials, they sutured the copper T inside the uterine cavity. So what will have, this was an innovative approach. So it will not come out. It will stay there and it will do the action of whatever it is to be done.
and this was used in the adenomyosis because we know there is very strong contractions and very, very heavy bleeding in adenomyosis. So what they did is suture this. So it stayed there for 5 years or like that. So this is again a novel approach. Of course, this was done with the help of hysteroscopy. So it is better, already being said that it is having less risk and it should be done. It is comparable or better than the ablation or hysteroscopy for certain AUB types. So now ablation therapies. Now these are all again invasive procedures, invasive options where medicine fails, then this LNG copper fails. Then the third step, what they do is go for the ablation therapies. So immediately they think कि जहाँ से bleeding आ रहा है, the endometrium itself, we should shrink it or somehow we should remove it. So these are the different ablation techniques: thermal ball, radiofrequency, cryoablation, hysteroscopic resection where it is being done in the polyps and fibroids. So it is where it should be done in the failed medical management and where there is no desire for future pregnancy, because sometimes it may cause the endometrium does not regenerate more than 1 mm or 2 mm later, which is very less when we want to do it for pregnancy later on. So thickness less than 10 mm on sonography, only then this is being used. Otherwise DNC is being done if the thickness is more than 10 mm. So these are all minimal invasive procedures. Efficacy is good enough, 82 to 97%. Techniques I will show you, and efficacy comparable to this short-term outcomes compared to this copper T, but higher intervention rates long-term, and effective for non-structural or small fibroids and also in adenomyosis. And complications, even it depends on skill of the person who is doing it. So if not done properly, it may lead to perforation, fluid overload, pain, and of course, as I said, because the endometrium does not regenerate later on, it may even cause amenorrhea. So this is just a comparison and efficacy in the subgroups, which is just I will show you. So these are the different methods. This is endometrial resection. Okay, this is roller ball ablation. Only few pictures I will show you. Then this is thermal ablation. Okay, and this is balloon ablation. Ballooning, what is being done in the postpartum hemorrhage. Also Bakri balloon was being used. Same concept is used over here to have a pressure on this and to ablate it. And here also hydrothermal ablation is being done. Then laser ablation is also one of the type. Then cryoablation also. All the different treatment modalities are not available everywhere. We have to identify where this therapy is being done, and accordingly we have to, if needed, we have to refer the patient, because they're like this cryoablation might not be available everywhere, and this cryoablation might require other sittings also. So we have to identify and then send the patient. So these are all mechanisms. I am not going into detail what is going to happen with the roller ball ablation. The only thing is that it is going to destroy, very in a very simplified language, destroy the endometrium where it is again and again regenerating and causing this heavy menstrual bleeding. So these are the different methods and how it is acting. Just a small other treatment modality, which is magnetic resonance guided focused USG, which is called as MRGFUS. Okay, also called as MRHIFU, which is magnetic resonance high intensity focused USG. Now, again, this is not available everywhere, and this is mainly done on the patients where the size of the fibroids are too much large and the patient does not want to go, or the patient is not suitable for any kind of surgeries. So in that condition, this magnetic resonance guided focused ultrasonography can be done to reduce the size of the fibroids. Okay, so the patient lies and it is focused and it causes coagulative necrosis. So wherever that fibroid is there, a big fibroid is there, it will shrink because it is causing necrosis. Very good setup is needed. Emergency care should be there.
So because it should not also cause any injury. So these are the advantages. It is non-invasive, safe and effective, low morbidity, rapid recovery. Disadvantage: lengthy procedure, availability of this device, and restricted eligibility. Like I said, not done in all the patients. Large size of myoma, more than 10 centimeter or more than or equal to 5 fibroids, and uterus size more than 24 weeks है तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे, but less than that we can do. So there is a restricted use. Even you can see contraindications: future fertility desired, abdominal wart, scars, prolapse, menopause. All these are the contraindication. That is why it is said that there is restricted eligibility, but this is also one of the treatment modality. Coming to the surgical, so medical management, then other minimal invasive management, and then coming to the surgical management. So we know whatever the cause is, shalya, whatever is that needs to be removed. Polypectomy in polyp, myomectomy in fibroids, and AUB, already we know this. Ablation and hysterectomy is the last resort. When everything fails, the doctors, they say that go for hysterectomy. Nowadays it has become the first option. They directly go for the hysterectomy. तो ये दिस इज जस्ट ये पूरा जो हमने अब तक का देखा उसका एक स्लाइड में है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक अप्रोच, what are the trending treatment modalities from medical side, then from device and procedure based, what are the special situations, and what can be the decision making algorithm. So everything from in the same one slide you can see how to write from the definition up to the decision making algorithm, how to manage this. So those who are doing research, especially in the patients of abnormal uterine bleeding, always use a questionnaire. There is a questionnaire called the menstrual distress. This is already a validated questionnaire. So whenever you are using any therapy or treatment related with this condition, तो उसमें आप ये self report tool है questionnaire का, तो menstruation से related उसको कुछ distress है, quality of life change हो रही है, दूसरे कुछ कंडीशंस है जैसे पेन है, सैडनेस, कॉग्निटिव फंक्शनल डोमेन्स है, तो ये हर एक डोमेन का क्वेश्चनर जो है, वी पीपल, आयुर्वेदा पीपल टेंड टू यूज लेस द क्वालिटी index questionnaires, but now it is more required because whatever treatment we are giving, whether it is improving her quality of life or not. तो ये भी एक जरूरी है कि जो रिसर्च करते हैं स्कॉलर्स हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, हमारा जो मेन है कि आयुर्वेद में इसको कैसे समझा जाए या उसको कैसे मैनेज करें या कैसे उसको अंडरस्टैंड करें, तो एक जगह पे तो दिया नहीं है. इट हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंडीशंस वेयर वी गेट द पेशेंट्स, वेयर वी गेट द सिम्टम्स एट द एज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन. सो देयर इज असुरुगदर where we get classical excessive menstruation, AUB. Raktapradar is a condition, Asruja is a condition, Pittala Yonivyapad again, Arthav Dushti again is a condition, Atyarthav again it is somewhere mentioned, and Rakta Yoni. So all these are the conditions wherever their abnormal uterine bleeding, especially associated with excessive menstruation, is being mentioned. तो थियोरी में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सभी को पता होता है कि उसका डेफिनेशन क्या है, निरुक्ति क्या है. तो असुरुगदर जैसे आगे भी हमने बताया कि वो काफी सारी चीजों के साथ में कोरिलेट होता है कंटेम्पररी साइंस से. हम निदान को एक बार डिसेक्ट करेंगे ठीक से, क्योंकि निदान जो होगा दैट इज ऑल्सो ओनली गोइंग टू कॉज द इफेक्ट इन द एंडोमेट्रियम causing this excessive bleeding. So that we will understand in deep. So again these are the संप्राप्ति and निदान, ये इसको हम डिसेक्ट करेंगे. लवणम्ल गुरुनी कटोन्यथ विदाहिनी स्निग्धानी पिशितानी ग्राम्योदकानी मेद्यानी, ये हम डिसेक्ट करेंगे. अगेन दिस डिफरेंट कंडीशंस, रक्तप्रदर प्रदीर्यते, पित्तला, ओके, स्त्रावा अलग तरीके से है, अति प्रवर्तते योनियाम, देन सदाहम, एंड परिश्रुता में अभिक्षणम स्रवते यस्या. So everywhere you will find that in different classics there is some or other reference of abnormal pattern of the menstrual excessive menstrual bleeding. So as I said, जो first slide में देखी थी, okay, proliferation, desudalization, inflammation and everything, apoptosis, hypoxia, and even जो दोष डोमिनेंस बाद में हमने देखा. So निदान
Nidanas very detailed, they have been mentioned in our text, especially in the Asrugdar chapter. So how these Nidanas act, okay, and how scientifically we can understand. Just an idea कि भाई लवण अम्ल कटु. Okay, so if such kind of food the patient is indulging, the female is indulging regularly, so what is happening is there is aggravation of the Ushna Tikshna gun of Pitta, which immediately causes the Rakta Dushti. Okay, from the scientific correlation, if we want to see, these are all high salt diets, increased vasoconstriction as well as increased vasodilation also, and this spicy food cause vascular irritation also, and vasodilatory prostaglandin mediated increased uterine blood flow. So this is how we can understand that how it is going to increase the uterine bleeding. Rakta Dushti is there, but how we are going to explain it in terms of excessive menstruation. कि skin disease हो गया इसकी वजह से ऐसा समझाया रक्त दुष्टि हुआ. But if you want to understand what is happening at the level of endometrium, what is happening at the level of vascular function, that this is causing the excessive bleeding. So this way we can understand. Similarly, why Snigdha and Guru Ahar? It should stop the excessive bleeding, but Snigdha and Guru Ahar also is said to be causing the excessive. So what happens here is kapha increases, Agni Mandya will be there, leads to secondary. So initially Pitta Dushti nahi hui hai, but secondary. So what is it happening is there is hyperestrogenism. Okay, if there is high fatty males, obesity, there is insulin resistance, we know that it causes hyperestrogenism, which causes increase in the endometrial thickness. और उसमें जो एक ये आना चाहिए to stop, okay, at one time the nourishment should stop, and because otherwise the proliferation will go on. So मैंने बताया था there is a very fine balance between the kapha, pitta and vata. So each and every dosha along with their guna should function properly. So if kapha is getting aggravated more, then it will continue the hyperproliferation of the endometrium. Similarly, Abhishandi, same way. I will not going into detail of every. Dadhi bola hai, Guru Abhishandi Ushna. So that too is going to cause inflammation and altered coagulation, leading to heavier bleeding. Similarly, ये सभी जो है सुक्तमस्तु सुरादीनी, तो that is also Ushna Tikshna, causes liver dysfunction, again estrogen dominance, again antiplatelet effect which has been known of this, and there is impaired clotting. So this way if we understand why, क्योंकि निदान है, already we know that निदान परिवर्जन is important. So that way, so this is normal menstrual process, what happens normally, and if this निदान आ जाता है, ठीक है, वही निदान को हम ले ले, so कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो कटु अम्ल लवण, it is causing inflammation more. Okay, there is more inflammation, more inflammatory response, more uterine contraction. Ushna Tikshna Nidana, more vasodilation, impaired hypoxic signaling. Okay, as I said, okay, hypoxia again is very, very important to start the process of regeneration and repair also. वो अगर नहीं हुआ proper, वो balance नहीं है, then the vasodilation will be there and there will be prolonged bleeding phase. So each and everything, even apoptosis, पित्त रक्त दुष्टि है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मैम जो है वो बहुत अच्छा बताते हैं रजस्वला परिचर्या का, बहुत डिसेक्शन करके माइन्यूटली कि एक एक खाने की चीज जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कैसे इफेक्ट करती है, और खास करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन कम है ना, बॉडी की इम्यूनिटी कम है, और उस वक्त अगर हम ऐसा फूड ना ले जो मैम बताती है, दलिया लेना या फ्रूट्स लेना या जौ का आइटम्स है, खीर लेना, घी लेना, ये अगर नहीं लेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा एंड देयर विल बी अनकंट्रोल्ड एपोटोसिस लीडिंग टू एक्सेसिव शेडिंग. So minutely we have to understand that what kind of this nidan help in the process of this abnormal uterine bleeding. So again, vasoconstriction and happening at the level because of Ushna Tikshna Nidan, and repair and regeneration when it is affected, Kapha Ama Pitta Dushti. Same thing, persistent inflammation, faulty dietary habits, faulty lifestyle. Okay, indulging a such type of ahar leads to delayed repair, persistent inflammation and prolonged bleeding. If the patient says कि लंबे समय तक चालू रहता है, the bleeding is continuing for very longer time, spotting बंद नहीं होता, bleeding आया 4-5 दिन, उसके बाद में it is continuing,
8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ, ऐसा पेशेंट बोल रहे हैं, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द repair, endometrial repair and regeneration. This is not happening and the reason is कफ आम पित्त दृष्टि. तो उसमें अगर हम ऐसे कुछ मेडिसिन दे के जिससे ये जो है वो इन्फ्लेमेशन कम हो, रिपेयर प्रॉपर हो, देन ओनली शी विल. स्तंभन दिया तो उसमें वो इफेक्ट नहीं करेगा. ओके, इन द प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग इफ यू गिव स्तंभन, it is not going to act. So similarly we have to understand all these conditions. Sorry. So these are the common pathophysiological denominators. हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म ये सभी की वजह से होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव एंडोमेट्रियल ग्रोथ एंड हैवी ब्लीडिंग खास करके देखा जाता है ओबेसिटी में या मेटाबॉलिक फैक्टर पीसीओडी वाले कंडीशंस में. वाजो डायलेशन एंड वास्कुलर फ्रेजिलिटी किस में मिलेगी? सॉल्टी, स्पाइसी, अल्कोहल, हिस्टामिन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में से भी. दूध बहुत बार बोला है रजस्वला में भी और सब जगह पे, पर दूध कौन सा? हमें पता है A1 मिल्क है, A2 मिल्क है, लेकिन आजकल तो उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई है. तो उसमें से भी जो हिस्टामिन है इट कॉजेस मोर ब्लड फ्लो टू द यूट्रस. सो अगेन ये कॉजेस है इम्पेयर्ड कोएगुलेशन because of alcohol or liver issues or inflammatory foods. There will be a prolonged bleeding, and again same thing, inflammation and prostaglandin excess, which is because of spicy and pungent food, ये कटु अम्ल लवण है ना, increased uterine contractions and endometrial shedding. तो painful जो होगा bleeding यहाँ पे, तो वहाँ पे समझना है कि increased prostaglandin है, inflammation है, and it is causing this particular kind of this thing. असाध्य लक्षण already it is being mentioned. If it is very excessive then she will get दुर्बला, ताम साध्यम विवर्जय, तो वो असाध्यम विवर्जय तो वो नहीं होगा, है ना. तृष्णा, दाह, ज्वरान्विताम, क्षीण रक्ता दुर्बलाम, तमो अंधकार दर्शनम, श्वासो वा, वातजा रोग, आक्षेपात, उसको कन्वर्जेंस भी आने लगेंगे. सो दिस हैज बीन मेंशन्ड इन. रक्त अगर स्त्राव ज्यादा हो जाता है तो ये लक्षण अगर मिलते हैं देन इट बिकम्स. Fortunately, we do not get such patients in gynecology at present. PPH is there, excessive bleeding is there, but in abnormal uterine bleeding, fortunately, till now we do not get the patient showing asadhya lakshana. Okay, upadrav is mentioned. Ativritto, durbalam, brahmo, murcha, tamas, trishna, daha, pralapa, pandutvam, tandra, rogasya, vataja. So again, rakta kshaya hai. So it will cause vata dushti and vata roga, and because of excessive bleeding again it may cause this pandu and tandra and all these conditions. So chikitsa siddhant, this is very 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 important, because wherever in classics they have mentioned, this is courtesy of Dr. Geeta Patki ma'am. This slide I have taken from her because the shloka she has compiled very nicely. तो उसमें सारे चिकित्सा सिद्धांत अगर आप देखो तो wherever the conditions of excessive bleeding is being given, but the siddhant is not same. Okay, the siddhant to stop the bleeding or to reverse the condition, the word is changing. Okay, संशोधनम, क्षपणम है. Okay, रक्त आर्ष का जो है. Okay, then रक्त स्थापनम औषधम है. अग्नि संदीपनार्थम च रक्त संग्रहणाय च दोषाणाम पाचनार्थ है ना. तिक्तेर उपाचरेत. ओके, रक्तपित्त विधानेन यथावत समुपाचरेत. ओके, रक्तपित्त हरि क्रियाम. तो क्यों ऐसे अलग अलग क्यों बोला? बिकॉज ब्लीडिंग इज देयर, वी नो. In not only in Ayurveda, contemporary also they have given so much treatment modalities. There is an algorithm, go first this, then this, then this, then this. So similarly in our text also they have given different kinds of treatment principles. Okay, now which principle to apply where, that we have to understand. Okay, जैसे कि यहाँ पे भी बोला रक्त स्थापन औषधम. In रक्त योनि इधे से के तो it should be hemostatic drug should be given according to the involvement of dosha. This is also again very important. Kuryat yatha dosham. Okay, according, as we have seen, pitta vat, pitta kapha, kapha vat, kapha pitta, different associations are there at different phases. So at that
we have to analyze and then we have to give. So already we have seen this which type of medicines are to be given. Raktati saranam yacham तथा शोणित पित्तनाम रक्तार्शसाम च यत् प्रोक्तम भेषजम तत्कारे. जहाँ पे ये सब जगह पे जो ट्रीटमेंट बोली है वो यहाँ पे देनी है. ओके, सो सबको एनालाइज करके अगर शोधन चिकित्सा देखी जाए तो सब बताइए. दे हैव गिवन वमन ऑल्सो, दे हैव गिवन विरेचन ऑल्सो, क्योंकि रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है तो वमन है. अधोग रक्त पित्त, विरेचन इन्फ्लेमेशन है. बस्ती already mentioned at many places, Ardha Chikitsa, and mentioned in here also. Uttar Basti is also indicated in many conditions. Okay, and many people they also practice this in fibroid and many other conditions. Uttar Basti. So Basti already which are being mentioned in text, वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखी है. रासनादि आस्थापन बस्ती, मुस्तादि आपन बस्ती, चंदनादि निरूह बस्ती, लोद्रादि आस्थापन बस्ती. These all bastis are mentioned in our classics, but we have to implement them according to the condition. What I have observed or what I have seen in my practice is कि जहाँ पर भी आप मेडिसिन से काम नहीं चल रहा है, उत्तर बस्ती मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ in excessive menstruation condition, but the thing which have given me more results are basti, and that too these two bastis, पंचतिक्तक क्षीर बस्ती एंड दशमूल सिद्धक क्षीर बस्ती. अब ये दोनों का मैंने क्या सोचा है उसका एनालिसिस या इवेल्युएशन इस कि जहां पे आपको रक्त संग्रहण की जरूरत है, ओके, रक्त संग्रहणाय च, तो वो कौन से रस का बताया है लक्षण या उसका कर्म, तो तिक्त रस का बताया है. तो वेरेवर द कंडीशन के अति दौर्बल्य है और बहुत ज्यादा वीक लीन एंड थीन बॉडी है और एक्सेसिव जा रहा है ब्लीडिंग और उसमें पेन नहीं है, एनोवुलेटरी टाइप कंडीशन है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी वातज कंडीशन है, साथ में चॉकलेट सिस्ट का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा है, तो इन कंडीशंस में आई ट्राई टू यूज पंचतिक्तक क्षीर बस्ती. सो इट विल कॉज रक्त संग्रहण. ओके, तो उससे जो है वो एक्यूट या क्रॉनिक ब्लीडिंग भी होगा. तो आई हैव सीन द रिजल्ट्स. आई डोंट नो मच, आई एम एबल टू give the proper explanation regarding its mode of action or how it is acting or whatever. तो जो बस्ती शास्त्र में दी है वो और हम जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं, सिमिलरली दशमूल सिद्ध क्षीर बस्ती. इन्फ्लेमेशन है, पित्त का आपको दुष्टि भी मिल रहा है, वात का भी दुष्टि मिल रहा है, बल्कि यूट्रस मिल रहा है, एडिनोमायोसिस है, वात का ज्यादा प्रकोप है. तो उन कंडीशंस में जहाँ पे पेन भी है, मतलब ओव्युलेटरी कंडीशन है, यहाँ पे ओव्युलेटरी जो है वो एयूबी वाली कंडीशन है, तो उनमें जो है वो आई ट्राई विद दशमूल सिद्ध क्षीर बस्ती. इट रिड्यूसेस द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड एवरीथिंग एंड इवन द ब्लीडिंग ऑल्सो. सो this is my experience, that is why I have mentioned this too over here, and what to use, when to use, that we have to decide. Again, patient's compliance is necessary, availability is necessary. So oral medications में again these are all which are mentioned in our text. दार्व्यादि, धातकी, पुगक्वाथ जो बोला है, इलादि क्वाथ है, नगरुदादि क्वाथ बताया है, कल्क एंड चूर्ण, again these are all mentioned in our texts. Okay, उदुम्बर फल, it is used at many places. शुंठी एंड त्रिकटु, जहां पे आम है, ओके, आम एसोसिएटेड है, वहां पे ये दे सकते हैं. वासा और गुड़ुची स्वरस्वीर मधुक, अशोक वलकल. अब अशोक के बारे में आगे आती हूँ मैं. पुष्यानुचूर्ण, वेरी कॉमनली बीइंग प्रैक्टिस. अभिपत्तिकर, वेरेवर देयर इज पित्त एग्रेवेशन, इन्फ्लेमेशन इज देयर. शतावरी, वेर यू वांट रसायन इफेक्ट ऑल्सो in this. So according to the conditions we have to use. Avaleha, Kushmanda, Jiraka, Khanda Kushmanda, all these are there. Grita, so many, Shatavari, Shalmali, all these are mentioned in Shit Kalyanaka. Then Rasaushadis, Pradarantaka, हम लोग बहुत यूज करते हैं प्रैक्टिस में. बोलबद्ध, शोणितार्गल रस. So they give good results, but not in all patients. So we have to do the permutations, combinations, define the algorithms, and then give the treatment.
ये कुछ पेटेंट मेडिसिन भी है, मैं उनको ये प्रचार नहीं कर रही हूँ, उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब हमें यूज करनी पड़ सकती है अगर अवेलेबिलिटी दूसरी मेडिसिन की ना हो तो। आयापॉन है, लार्सिन, एमाइस्टॉप जी, स्टिप्लॉन, पोसेक्स फोर्ट, मेरिटॉन, हॉर्नोम सिरप जिसको एडोलेसेंट मेनोरेजिया में काफी अच्छा हॉर्नोम का रिजल्ट देखते हैं, रक्त स्तंभक योग दुधपापेश्वर का, ईव केयर सिरप इन DUB especially in perimenopause conditions. So these are the patent medications. Even modern gynecologists also they use this all. तो पथ्य, हम लोग मैडम भी थे तब हम ये बात कर रहे थे कि मैडम हमेशा कहते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, वी टेल व्हाट नॉट टू ईट टू द पेशेंट, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम पेशेंट को बताए कि क्या खाना है, क्योंकि क्या नहीं खाना सिर्फ बता दिया सो दे आर सो मच कंफ्यूज्ड कि ये सब बंद करवा दिया। सो व्हाट शुड वी ईट, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे खाना है, मैडम अलग अलग रेसिपीज बताते हैं हमेशा, रजस्वला परिचर्या में भी ये ऐसा बना के खाओ। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेल अवर पेशेंट्स कि भाई ये खाना है और किस तरह से बना के खाना है, सूप पीना है तो किस तरह से, है ना, और उसका क्या बेनिफिट होगा। अनार मैम तो 8 खिला देते हैं बहुत बार पोमेग्रेनेट पेशेंट्स को। इट promotes homeostasis, it is iron rich, prevents anemia, reduces inflammation। तो वो पेशेंट को इसमें तो सिर्फ हाफ कप जूस या एक स्मॉल फ्रूट बोला है, मैम तो बहुत ज्यादा खिला देते हैं। तो इस तरह से जो है we can also tell the patient what to eat and how it can be used, suggested usage also। तो फिर से उसी पे आए, है ना, कि क्या कॉज था, क्या संप्राप्ति हुई, क्या लक्षण आपको मिले, मॉडर्न कोरिलेशन क्या, जो ऑलरेडी हमने ये सब देख लिया। अब उसमें कौन सा सिद्धांत यूज करें, ठीक है। तो लवण अम्ल कटु वाला जो है, तो वहां पे अगर आपको एक्सेसिव मिल रहा है तो शीत स्तंभन कषाय रस ये आप यूज करके एल्गोरिदम आप देख सकते हैं, है ना। गुरु स्निग्ध अभिसंधि है तो उसमें दीपन पाचन, मैंने ऑलरेडी बोला कि उसमें दीपन पाचन रक्त स्थापन त्रिकटु वाली कॉम्बिनेशन कुछ दे सकते हैं। ये गुरु स्निग्ध आहार जो ग्राम्य अनुपोदक रस से है तो उसमें भी कफ पाचन, रक्त प्रसादन, ओके, आप देख सकते हो कि स्तंभन, स्थापन, प्रसादन। अब सारे जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, औषधियां है, वो सब में कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज हुए होते हैं, रक्त प्रसादनम च, रक्त स्थापनम च। तो वो कहाँ पे यूज करना इन डिफरेंट कंडीशंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन ये इसकी वजह से अगर हो रहा है तो वी हैव टू यूज लघु शीत पत्याहार एंड रक्त स्थापक द्रव्य। अल्कोहल से है तो रसायन स्तंभन एंड शीत, अमल की एष्टि मधु वासा, ओके। तो ये सब वस्ती इवन फॉर अपानवात। तो just an examples that in which condition what can be used। तो स्टिप्टिक्स है, जैसे SOP बोलते हैं कि स्टेप वाइज। तो एक्यूट ब्लीडिंग है तो हमें तो स्टॉप ही करना पड़ेगा, स्टिप्टिक्स यूज करने पड़ेंगे, लाइक लोद्र, दुर्वा, प्रवाल हमेशा, जैसे हम NIA में भी थे तो बात हुई थी, रिस्पेक्टेड भारती मैम ने बोला कि फाइब्रोइड्स में अगर प्रवाल देते तो बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे कफ डोमिनेंस है वहां पे हम नहीं देना, आगे अपने स्लाइड्स में देखा, तो वहां पे हमने प्रवाल नहीं यूज की। तो यहाँ पे जहाँ पे हमको एक्यूट ब्लीडिंग को स्टॉप करना है वहां पे ये सभी सब एक्यूट फेस है तो उसमें रसायन यूज कर सकते हैं। आफ्टर ब्लीडिंग है तो आर्तव स्थापक या रक्त स्थापक यूज करना है रसायन के साथ में। एंड रिकरेंस प्रिवेंशन बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पंचकर्म थेरेपीज एज एंड व्हेन। तो दिस इज स्टेप वाइज मोड ऑफ एक्शन। इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दोष बेस्ड एक्शन, स्त्रोतोशोधन, रक्त संघात जो है कहाँ पे, रक्त स्त्रोतोशोधन कहाँ पे है, व्रणरोपण कहाँ पे। तो ज्यादातर हमारे जो रक्त संभक द्रव्यास है वो ये सारा काम करते हैं, ओके। कषाय रस है या शीतवीर्य है। सो व्हाई मेनी टाइम्स के रामबाण बोलते हैं ना कि एक ड्रग होती है जो सब में काम करती है। सो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन मल्टीपल फैसेट्स, okay, so that is why they are being used and this is how they act, facilitates। तो ये अलग अलग रिसर्चेस जो है हमने लिए थे, वही चीज जो हम लोगों ने बात की, वही चीज जो है, जैसे कि मल्टी सेंट्रिक ट्रायल था, ये 80 सैंपल साइज था जिसमें उन्होंने दे यूज्ड पुष्यानक चूर्ण विद उशिरासव। सो दिस इज इन जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन में है। एंड गुड इम्प्रूवमेंट इन 90 days,
Here Ashoka Grut was used. Again, the sample size is very good. It controlled the bleeding. Then here Amaranthus जो है and Lodra use किया था, इसमें भी अच्छा रिजल्ट है. Again Pushyanuk चूर्ण it was used. यहाँ पे सैंपल नहीं दिया है, not specified. Okay, Ludrasav, Pushyanuk. Okay, then this Phyllanthus, then Kushamula, Balamula, Shunthi Lodra. Okay, यहाँ पे शुंठी लोद्र घृत जो है वो और शर्करा इन रक्त प्रदर किया है. तो each and everywhere you will find that researches are being published and good response are there in all these cases. Very quickly ये थोड़े जो स्टिप्टिक्स बताए हैं लोद्र, तो it constrict the blood vessels. Okay, उसमें जो ingredients है it constrict the blood vessels, so it reduce endometrial thickness and bleeding. Okay, then Nagkesar similarly it is anti-inflammatory, inhibits capillary permeability and it is also helpful in reduction in the bleeding time and clotting time. जब भी आपको coagulation defect लगता है you add Nagkesar in your treatment protocol. Durva we give in the form of Anupan also, Durva Swaras. So why it happens that it acts so nicely? It promotes platelet aggregation. कि जो स्तंभन क्लॉटिंग फॉर्म करने के लिए जरूरी है. ओके, तो रक्त स्तंभक है एंड एंटी हेमरेजिक है इफेक्ट उसका, तो हम लोग अनुपान में भी उसको दे देते हैं. अशोक, नाउ मेनी पीपल आस्क दैट अशोक इज यूज्ड फॉर मेंस्ट्रुएशन आल्सो एंड अशोक इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन आल्सो. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हैं? क्योंकि कुछ ऐसे रिसर्च है कि इट इज एमेनोगॉग आल्सो. Ashok is classified as a amenogog also. Amenogog means which induces menstruation. जैसे galactogog है which induces lactation. जैसे amenogog are the herbs which induces menstruation. So it is how it acts as amenogog. Uterine muscle stimulant in low doses. It causes contraction in the uterine muscles in low doses. That is why it acts as a amenogog. तो अगर रेगुलरली चालू है पेशेंट को कम मात्रा में, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि अशोकारिष्ट चालू है हमारा, 6 महीने से अशोकारिष्ट चालू है फिर भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, तो मतलब वो लोग 10-15 ml हर रोज ये चीज ले रहे हैं, तो वो हेमोस्टेटिक इफेक्ट नहीं करेगा. इट इज सेड दैट इन हायर डोजेस आप उसको एकदम जैसे बोलते हैं ना लोडिंग डोज में अगर दे देते हैं then only it causes. So it was also published in this. So this is just an understanding. Sunthi, how it is acting, it is anti-inflammatory, pacifies Vata and Kapha, reduces spasms and inhibits this excessive flow. So whenever we get inflammatory mechanism, Pitta Dushti, Vata Dushti, Kapha Dushti भी है, तो वहाँ पे प्लस वहाँ पे आर्म फॉर्मेशन भी है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया भी है, so उस कंडीशंस में we can use this. Japa Kusum again in the form of swaras we give. It constricts the blood vessels, reduces inflammation. Okay, and that is why it acts how it acts. Kutaja, हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, इतना सिंपल मेडिसिन हमारे पास कुटज घनवटी होता है. This also can be used. How? Because it decreases the inflammation. Okay, reduces excessive bleeding by promoting clotting and even vessel constriction. Okay, so that is why even it is antimicrobial. तो उसमें जहाँ पे हमें फाउल स्मेलिंग ऐसा कुछ आता है इन्फेक्शंस, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो कुटज कैन बी गिवन. काश्मीरी कुटज सिद्धघृत और असुरुजा में भी बताया है, तो दिस इज ऑल्सो गुड. लेकिन इसका सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगी कि काश्मीरी इज ऑल्सो सेड टू बी एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर, इसलिए उसको जहाँ पे गर्भे अपी असुरुजा लब्धे गर्भे अपी, तो वहां पे जब ब्लीडिंग को ये करना है तब काश्मीरी कुटज बताया है, तो इसलिए इसको यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है. स्ट्रेंथन्स यूट्राइन मसल्स, रिड्यूसेस एक्सेसिव ब्लड फ्लो, एलिविएट्स इन्फ्लेमेशन एंड पेन एसोसिएटेड विद दिस. पत्रांग, काफी सारी जगह पे पत्रांग आसव और ये सब रक्त स्तंभन है, शोथर है, रक्त शोधन है. मैंने ऐसा देखा है काफी बार कि कुछ दूसरा इफेक्ट नहीं कर रहा, सो पत्रांग बिकॉज इट इज हैविंग सो मेनी प्रॉपर्टीज, antioxidant, analgesics, patrang asav works. Guduchi, of course, along with the rasayana properties, immunomodulatory, rasayana, hemostatic, anti-inflammatory, antioxidant and rakta shodhana also. Okay, pravalpisti, but not to be used in kapha dominant condition,
क्योंकि ये शीतवीर्य है, पित्त शामक है, रक्त स्तंभक है। तो फाइब्रोइड्स वाले में मत दीजिए, और दूसरे कंडीशंस में ओके वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सो स्फटिका अगेन टोटल इमीडिएट इफेक्ट वी सी, उसके भी कितने सारे मोड ऑफ एक्शंस है, कौन से लेवल पे एक्ट करता है। सो व्हाट वी डू इज ऑलवेज वी एक्ट इन आवर combination. Whenever there is a patient of excessive bleeding, we use the permutation and combination, and along with the other churnas we add spatika also. You can see that it is stambana, rakta stambhaka, krumigna, shothara, coagulant, absorbent also, and mucosal protective effect. So little amount of spatika if you add, then it will cause in this way relevance in the reducing this. Haridra again, it is useful, but not in excessive amount, because from Ayurveda point of view property it is Ushna also. So that we have to take into consideration. Of course, wherever there is inflammation and all these things, oxidative stress is there, in those conditions Haridra can be used. So South में ना रजस्वला परिचर्या में एंड में वो लोग हरिद्रा सिद्ध जल से स्नान करवाते हैं at the end of 3rd day or 4th day. शिरस स्नान करवाते हैं. So much ट्रेडिशनली ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उससे हाइपरप्लेशिया कम होगा, ये सब चीजें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा. सो दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये अगेन वही चीजें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. इसके रिसर्चेस हुए हैं, कैसे मोड ऑफ एक्शन है, यहाँ पे सारे रिसर्चेस है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हुआ था और कैसा इफेक्ट मिला सैंपल साइज के साथ में. तो हर एक का अच्छा ही रिजल्ट है हर एक कंडीशन में. कुछ वाजो कंस्ट्रिक्शन से काम कर रहा है, कोई यूट्राइन टॉनिक करके काम कर रहा है, कोई हीमोस्टैटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोनल मॉड्यूलेशन का काम कर रहे हैं. ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑल्सो दिस इज हाउ वेरी सिस्टमेटिकली ऑल दिस हर्ब्स आर बीइंग यूज्ड. जपा कुसुम, कुटज, काश्मीरी, ऑल ऐसा नहीं है कि नहीं हुए स्टडीज, सबके ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं और उसका साइंटिफिक मोड ऑफ एक्शन भी अवेलेबल है. लेकिन इतने सारे हर्ब्स में से हमें कौन सा किस वक्त यूज करना है, तो उसको हमको वहां से फर्स्ट स्लाइड से ही सोच के, फिर बाद में निदान से सोच के, उसके लक्षण कैसे मिल रहे हैं हमें, हिस्ट्री कैसी मिल रही है, उसके हिसाब से हमें जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करना है. गुडुची, हरिद्रा, पत्रांग, ईच एंड एवरी हर्ब इज स्टडीड वेल. ओके, पित्त एग्रेवेशन है, हेवी ब्लीडिंग, ब्राइट रेड कलर है, फाउल ऑर्डर है, तो उसमें प्रवाल, मुक्ता, कामदुदा, ऑलरेडी बार बार वही चीज मैं बोल रही हूँ. कफक क्षय है, उसमें स्थिर पिच्छल गुण नहीं है, प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग मिलेगा. ठीक है, वाटरी ब्लीडिंग होगा, पुअर क्लॉटिंग होगा, तो वहाँ पे शतावरी, अशोक, लुद्र, ये सभी. वात एग्रेवेशन है, क्रैम्पिंग ज्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे दशमूल, बला, अतिबला, दाडिम ग्रुप भी दे सकते हैं. ओके, देन मंदाग्नि है, इरेगुलर, तो उसमें ये सब त्रिकटु, गुडुची, पिपली रसायन, मुस्ता, षड्धरन योग ऑल्सो कैन बी गिवन. रक्त धातु दुष्टि है, उसकी द्रवगुण, पित्त के द्रवगुण बढ़ने से, कंटिन्यूअस और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सो गिव दिस लोद्र, मुष्टा, बिल्व, अमल की गुडुची, दारू हरिद्रा. ओके, स्रोतो शोधन करवाना है, स्रोतोरोध की वजह से अगर है तो गिव गुगुलू फॉर्मेशंस. ओके, कांचनार, त्रिफला, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, बस्ती आप दे सकते हो. और डिलेड साइकिल्स इसमें मिलेंगे, फॉलोड बाय हैवी ब्लीडिंग. एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो अगेन स्ट्रेस इंड्यूस आपको उसके हिस्ट्री से एनालाइज करना पड़ेगा. ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, सारस्वती, अश्वगंधा, इवन अलॉन्ग विद द योगा, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. तो उसको फिर से पाम कॉइन के हिसाब से भी सोचे कि भाई पॉलिप है तो क्या दे, एडिनोमायोसिस है तो क्या दे, फाइब्रोइड्स है तो क्या दे, मैलिग्नेंसी है तो क्या दे. कुछ कंडीशंस में एज एन एडजुवेंट हमें देना पड़ेगा, जैसे हाइपरप्लेशिया में वगैरह में है, और कुछ कंडीशंस में डायरेक्टली हम जो है वो यूज कर सकते हैं. सो नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज है तो उसमें क्या यूज करना है. कुछ आउटकम ऑलरेडी स्टडी भी हो चुके हैं कि सिग्निफिकेंट इसमें रिडक्शन मिलता है. ये सारे स्टडी एनालाइज करके ये चार्ट्स, टेबल्स बने हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आगे बार बार बोला, शोणित स्थापन, रक्त स्तंभन एंड रक्त संग्रहणीय. ओके, सो how to understand this? What is the primary action of these three karmas which are being mentioned in our texts?
Okay, so not going into detail, Shonit Sthapan might be pacifying Pitta Vata and nourish the Rakta Dhatu. So the herbs of choice for this particular karma which we can select can be, ऐसा ही है, यही है, ऐसा मैं नहीं बोल रही. This is just an understanding and hypothesis. Ashoka, Shatavari, Amalki, Kutaja, okay, Chandraprabha, Shatavari, as a Shonita Sthapana, this can be used. ये ऐसे स्टडीज नहीं हुए हैं, इस तरह से स्टडीज नहीं हुए हैं कि कौन से कंडीशन में हमें शोणित स्थापन यूज करना है, कहाँ पे रक्त स्तंभन यूज करना है. सो कषाय एंड स्ट्रिंजेंट रस जहाँ पे चाहिए, कंस्ट्रिक्ट करना है ब्लड वेसल्स को, वाजो डायलिटेशन ज्यादा है, पित्त भी ज्यादा है, तो लोद्र, सुवर्णगैरिक, नागकेशर, पुष्यानुबुलबत, प्रदरांतक, ओके, रक्त संग्रहणीय, okay, where we have to balance the pitta and vat, strengthen the blood vessels and preventing the leakage, where there musta, pomegranate, daru haridra, chandana, ushirasav, and all these things can be used. Just an hypothesis, just an understanding, an example that we can understand it in a little bit different way and then apply it clinically and understand that how these different karmas, because they are mentioned in our text, means there must be a different kind of action of all these herbs. So in these conditions we have to analyze them and give. तो हम क्यों ना एक ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बनाए, उन लोगों का जैसे ट्रीटमेंट एल्गोरिदम फ्लो चार्ट्स होते हैं, इन द सेम वे वी शुड आल्सो प्रिपेयर सच एल्गोरिदम्स कि भाई पित्त डोमिनेंस है, प्रीडोमिनेंस है, रक्त है, तो उसमें पित्त शामक चिकित्सा दो, शीतवीर्य दो, रक्त स्तंभन कहाँ पे देना है, कफ पित्त है, कफ वात है, तो क्या देना है, शोथर स्तंभन चिकित्सा देना है, वात पित्त ज्यादा डोमिनेंट है तो उसमें हमें कौन सी ट्रीटमेंट देनी है. तो जब भी हम एनालाइज करते हैं, जैसे सेंट्रल में आयुष मिनिस्ट्री में भी प्रकृति का बार बार कॉन्सेप्ट आया, प्रकृति एनालाइज करो और बाद में जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करो, तो दिस हेल्प्स अ लॉट. If we just can analyze the doshic involvement from the pattern of the bleeding and derive a treatment algorithm based on that, then so many patients can be benefited, because practically we see that many times patients do not respond to all kind, sabhi mein स्तंभन काम नहीं करता है. Okay, so in that way we should understand. So हाँ, ये additional diseases है, जैसे thyroid है तो क्या दें, diabetes है तो क्या दें, hyperestrogenism है, साइकोलॉजिकल कॉजेस है तो क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ग्रंथि है तो क्या होना चाहिए. सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अगेन वी हैव टू एनालाइज, और उसमें की मेडिकेशंस क्या होने चाहिए. just an approach, just an hypothesis, just an example that what can be done. हम परिचर्या ना भूले, आहार विहार और औषध हमेशा साथ में काम करते हैं. तो परिचर्या जो है, डूज एंड डोंट्स, मैम बहुत डिटेल में उन्होंने इतने लेक्चर्स लिए हैं. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटेन्स द गट माइक्रोबायोटा, विच इज अंडरस्टूड एज अ मेन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ सो मेनी डिसऑर्डर्स. और आयुर्वेद में तो शुरू से बोल रहे रोगाम सर्वव्यापी मंदाग्नि. तो रिजोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी पाथवे एंड प्रमोट्स द टिश्यू रिपेयर. सो ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस परिचर्याज along with the medications and everything is essential. तो एसओपी हमारा क्या होना चाहिए कि पेशेंट असेसमेंट ठीक से करो. ओके, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होने चाहिए इन पर्टिकुलर दिस पेशेंट, है ना, वो उसको प्लान करो. देन सिलेक्ट करो कि आपको एज पर द कैरेक्टर ऑफ द ब्लीडिंग, एज पर द पेशेंट्स कंडीशन, आतुर बल, दोष बल, है ना, व्याधि बल, सब देख के उसके बाद में प्लान करना है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, acute pacification and maintenance, and पथ्य रिकमेंडेशन ऑफ आहार विहार डॉक्यूमेंट करना है प्रोग्रेस को, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे हमें पता नहीं चलेगा. टाइमली रेफरल, मेनी कंडीशंस विल बी लाइक सच कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सिवियर एडिनोमायोसिस है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करना. And even if the patient is in reproductive age group, especially in that cases, large fibroids, okay, so timely referral is also necessary for the expected outcomes. तो ये कुछ केसेस है. कुछ केसेस में क्या होता है कि सोनोग्राफी में चेंजेस ना मिले पर पेशेंट ठीक हो जाता है, कुछ में हमको सोनोग्राफी में भी चेंजेस मिलते हैं और पेशेंट भी ठीक हो जाता है. तो बल्कि साइज ऑफ यूट्रस विद एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड फाइब्रॉइड्स एंड एवरीथिंग. So you can see Fab में किया था ट्रीटमेंट चालू, and within June the size also reduced and
देयर वाज थिकनेस ऑल्सो वाज रिड्यूस, 18 mm थिकनेस था उसका एंडोमेट्रियम का, एंड बल्की सर्विक्स एंड फाइब्रॉइड्स वेर सीन एंड एवरीथिंग वाज रिजॉल्व्ड. ओके, सो सच वे वी कैन ऑल्सो डॉक्यूमेंट. ये पेशेंट में बहुत एक्सेस, शी वॉज अ टीचर, खड़े होते ही बोलते हैं मुझे लार्ज क्लॉट्स पास हो जाते हैं, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन स्कूल में गए तो कपड़े खराब हो जाते हैं. ये पेशेंट में मुझे जो है वो डिफरेंस ज़्यादा इसमें नहीं मिला सोनोग्राफी में, लेकिन हर symptoms they got relieved a lot after giving the क्षीर बस्ती, दशमूल सिद्ध क्षीर बस्ती जो है वो देने से. और एक फायदा ये मिला कि उसका जो है वो हेमरेजिक सिस्ट, लेटेस्ट नहीं है लेकिन ब्लाड्स में हमने देखा कि हेमरेजिक सिस्ट जो है उसका वो टोटल चला गया था. सिमिलरली ये भी पेशेंट है, उसमें एडिनोमायोसिस तो नहीं इसमें सोनोग्राफी में देखा, लेकिन हर सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दे वर completely gone, and she was in 30 age, so it's a very young age group to go for hysterectomy. So this way we can try to change. ओके, ये भी है जिनको चॉकलेट सिस्ट है बड़े बड़े साइज के, यू कैन सी 54/33, ओके, ऑलमोस्ट मोर देन द साइज ऑफ द दिस थिंग, and enlarged ovaries with the cyst, hemorrhagic cyst, okay, and after treatment completely resolved within very less time. So December and February, you can understand. So it was very normal. So we can do the treatment. हाँ, क्या एक लास्ट है ये, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वै, इस सबको एसेस करना है. सत्वम सात्म्यश्च, तो आहारम अवस्थाश्च पृथग्विदा, जो हमने ये पूरे प्रेजेंटेशन में यही चीज देखी कि माइन्यूटली उसको डिसेक्ट करो, एनालाइज करो कंडीशन को, हर एक चीज को बताया ही है शास्त्र में. सूक्ष्म समीक्षा दोष औषध निरूपणे, तो ही आप उसको प्रॉपर दोष को और औषध को डिटरमाइन कर पाएंगे. तो यही जो है वो चिकित्सा है, यही हमें फॉलो करना चाहिए जो हमारे शास्त्र में भी मेंशन किया हुआ है. तो ये इससे मैं मेरा विराम करूंगी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया. वेरी मच थैंकफुल टू विश्व आयुर्वेद परिषद NI ब्रांच जयपुर और रिस्पेक्टेड हेतल दवे मैडम के, उनका उसमें हम थोड़ा सा कर सके योगदान. ऑल द पार्टिसिपेंट्स और ऑल द रिसर्चर्स जिनके रिसर्च मैंने कोट किए हैं यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पेशेंट लिसनिंग, एंड आई होप आई वाज एबल टू raise certain questions in your mind, especially कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. थैंक यू मैम. जी बहुत बहुत धन्यवाद. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन. मुझसे पहले ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. डॉक्टर श्वेता सिंगला, डॉक्टर दीपिका ने धन्यवाद किया है, डॉक्टर प्रीति गर्ग ने धन्यवाद किया है, डॉक्टर द्रव्या, या वो थोड़ा सा नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अमेजिंग लेक्चर, वंडरफुली एक्सप्लेन. डॉक्टर चंद्रकला, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर उत्पल देव वर्मा, हमारे 7 सिस्टर्स से डॉक्टर आते हैं, NIA से PG करके गए आप, और उन्होंने भी अवेसम प्रेजेंटेशन. और सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वला और डॉक्टर अनीता कौशिक जी ने शुरुआत की थी. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन. तो बहुत सारे हृदय के भाव है कि जो बताते हैं कि सच में अच्छा था. और अगर UG लेवल से ही स्टूडेंट्स को इस तरीके से दृष्टिकोण दिया जाए कि इस तरीके से सोचना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहेगा. और आने वाली पीढ़ियां भारत की हमेशा आयुर्वेद के प्रति, नो डाउट आज भी आयुर्वेद का ज़बरदस्त स्थान है. इसीलिए मैंने देखा है कि कहीं भी एलोपैथी डॉक्टर्स को पेशेंट दिखाने जाते हैं तो आपको पता है परहेज पूछते हैं, है ना. जब मैं MD कर रही थी तब भी मैं कहीं ऐसे ही जाती थी वहाँ सीखने के लिए, तो सच में वो बोलते अच्छा क्या नहीं खाना है. तो कितनी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पथ्य पालन का उपयोग या महत्ता वो लोग सारे समझ रहे हैं, है ना. डॉक्टर उत्प्रेक्षा ने भी बहुत धन्यवाद किया है.
डॉक्टर छवि सक्सेना बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रियंका धीमान धन्यवाद, डॉक्टर रुत्वा, अच्छा ये आपकी स्टूडेंट है, इट्स ऑलवेज प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। जी 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 सही बात है, हमें तो दोस्त होने पे भी बड़ा प्राउड है बेटा। मेरा कैमरा बंद हो गया है मैम, मैं शुरू हाँ यस यस मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ कैमरा, सॉरी मैम, उस कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन मैं सुन रही हूँ सुन रही हूँ सभी, और जी। थैंक यू। कुछ क्वेरीज है मैम, अगर टाइम हाँ हो जी, तो लेना हाँ है जी, क्या हाँ क्वेरीज? जी, हाँ जी, बिल्कुल लेना है, बिल्कुल लेना है। क्वेरी के बिना तो अपना सेशन खत्म नहीं होता। डॉक्टर अंजना, हाँ हाँ डॉक्टर हाँ, कोई अनुपमा, अनम्यूट करके डॉक्टर, अगर पूछ सके तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं एक दो क्वेश्चन लिखे हुए आए हैं ना, वो पहले ले लेती हूँ। यस तो यस हाँ यस जी, यस मैडम। डॉक्टर चंद्रकला जी ने पूछा है, इंडोमेट्रियल पॉलिप हैज बीन रिमूव्ड बाय hysteroscopy, biopsy report is normal हाँ but still bleeding, how to handle? हम्म आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं डॉक्टर हम्म साहब, है ना? हाँ, मैं वही स्क्रॉल कर रही थी मैम, जी तो जी, हाँ वो वाला बहुत ऊपर ठीक है। चला गया हाँ यस क्वेश्चन। यस यस, एंडोमेट्रियल पॉलिप जी हैज बीन। जी हाँ हाँ हाँ, नहीं अगर दूसरे कोई कंडीशंस नहीं है, मतलब जैसे मैंने पूरे प्रेजेंटेशन में भी बताया कि एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, अभी दोष कौन सा है। पॉलिप तो एक रीजन था, वो निकाल दिया, तो फिर भी ब्लीडिंग आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? उसमें एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है, एंडोमेट्राइटिस हो रहा है, उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे हार्मोनल कोई इश्यू है, ओबेसिटी है कि नहीं, उसको कफ की वजह से ज्यादा हो रहा है कि पता चलेगा कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, या पित्त की वजह से कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। तो ये आप एनालाइज करिए कि क्यों, कैसे कंडीशन है उसकी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रहा है ज्यादा या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है एक साथ बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से आप एनालाइज करके फिर मेडिकेशन जैसे हमने डिस्कस किया वैसे आप दीजिए। पॉलिप की वजह से तो नहीं हो रहा है, वो हमें अभी फाइनल हो गया, तो वो एक कॉज चला गया। तो अब किस कारण से है, वो ब्लीडिंग कैसा है, वो एनालाइज करके मैं बोल दूं थंबन दे दीजिए तो वो सही नहीं होगा, तो उसको आप एनालाइज करिए। अगर इन्फ्लेमेशन है, पेन हो रहा है ज्यादा पेशेंट को और ब्लीडिंग हैवी आ रहा है, तो पित्त की चिकित्सा करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा आ रहा है ज्यादा दिनों तक, तो उसको थोड़ा सा दीपन पाचन भी दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एडिनोमायोसिस एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी इन यंग पेशेंट्स। हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल, यंग पेशेंट्स में भी एडिनोमायोसिस मिलता है, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। तो मैडम भी जैसे बोलती है, रजस वाला परिचर्या अच्छे से फॉलो करवाएं, और उसमें बस्ती अगर देते हैं, क्योंकि ओरल मेडिकेशन लेखन काम नहीं करेगा उसमें, तो उसमें अगर आप इन्फ्लेमेशन को ध्यान में रखते हुए दशमूल सिद्धक शिरबस्ती अगेन एंड अगेन, होते हैं कंसीव पेशेंट एडिनोमायोसिस वाले, उत्तर बस्ती भी अगर देनी हो तो दे सकते हैं उनको कंसीव, क्योंकि कंसीव हो जाएंगे तो एडिनोमायोसिस का ग्रोथ कम हो जाएगा। ओके, सो वंस दे कंसीव, so you can use basti, you can use uttar basti also. Many of our patients conceived, adenomyotic patients. Okay, so you can try with the panchkarma instead of going with oral medications. It will help a lot. And any other question is there? I'll just scroll. हाँ, there is one question regarding a case from the very जी डॉक्टर, ये इसके पहले एक केस था मैम, किसी ने लिखा है बहुत लंबा, छवि सक्सेना, menarche stage if the patient have prolonged periods and low HB, what can be the cause? Low HB is also one of the cause. Okay, and क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रक्त धातु फॉर्मेशन, रस धातु प्रॉपर नहीं है menarche से ही अगर ऐसा है तो means रस धातु is not forming properly, that is why this is happening. And she is now 39 and started at the age of 13 years. Now have 2 kids, age 5 and 2, also have hypothyroidism, control with thyroxine, but no. Okay, can this be treated? Of course, concentrate on the rasa dhatu functioning. Okay, give tikta rasa. Okay, rasa dhatu बढ़ेगा तो रक्त, ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ if we try to give रक्त ये बढ़ाने वाले पुनर्नवा मंडूर दे दिया, HB कम है तो आयन दे दो, वो इतना काम नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन रस धातु, तिक्त रस दो, रस धात्वाग्नि का फंक्शन इंप्रूव करो। हाइपोथायरॉइडिज्म में भी काम करेगा, जहां पे आप अग्नि पे काम करेंगे तभी। ओके, सो यू गो विद दैट काइंड ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देन ओनली। उसको सिर्फ आप HB के लिए देने लगेंगे तो वो काम नहीं करेगा।
here in this case especially think about रसधातु and रसधात्वाग्नि. और कोई केस है? जी डॉक्टर उज्ज्वला ने पूछा है क्षीर बस्ती कितने इंटरवल में देना है, बिफोर पीरियड और आफ्टर पीरियड? हाँ, जनरली मैं जो है वो आफ्टर पीरियड देती हूँ, क्योंकि फिर से जो प्रोलिफरेशन और वो सब होना जो हम बोल रहे हैं ना, पूरे स्टेप्स जहाँ पे प्रोलिफरेशन से शुरू हो गए हैं, तो उसको अगर हमें स्टॉप करना है, उस लेवल पे अगर हमें रोकना है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट इट आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आप बिफोर मेंस्ट्रुएशन देंगे तो ऑलरेडी जो चेंजेस होने वाले हैं ना, डेसिडोलाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सब हो चुका होगा. तो इमीडिएटली बिफोर अगर मेंस्ट्रुएशन आप देंगे तो आगे की पैथोलॉजी अगर सब हो गई होगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा. सो फॉर मी आई ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो वी वांट टू ब्रेक डाउन व्हाटएवर द पैथोलॉजीज इन ईच एंड एवरी स्टेप्स व्हिच इज हैपनिंग. जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत यूट्राइन पॉलिप्स ट्रीट बाय आयुर्वेदा हर्ब्स विदाउट. हाँ जी, यूट्राइन पॉलिप्स साइज अगर कम है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी साइज है, उसकी वजह से कंप्लेंट ज्यादा हो रही है, तो वो शल्य हो जाएगा. तो शल्य तो है तो उसको निर्हरण ही एक चिकित्सा बताई है. तो इफ डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड एवरीथिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. उत्तर बस्ती इन एडिनोमाइसिस. यस. अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन आ गए. अच्छा ठीक है, ले लीजिए. मैंने सोचा पूजा गोयल उसके ये बाद मैम एक कोई उत्तर बस्ती का ऑयल पूछा. अच्छा जी बता हाँ. दीजिए. आप एडिनोमाइसिस पे कंसंट्रेट करके मत ऑयल सिलेक्ट करिए. यू कंसंट्रेट ऑन कंसेप्शन. सो यू कैन यूज फलग्रुत, यू कैन यूज व्हाटएवर एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी है, शतपुष्प ऑयल. आई यूज शतपुष्प ऑयल अ लॉट इन माय प्रैक्टिस. So that is good. Don't concentrate on adenomyosis treatment. Concentrate on the fertility aspect. So that can be done. हाँ मैम, आप बता रहे थे कुछ. जी डॉक्टर पूजा गोयल ने हैंड रेज किया है. बेटा आप अनम्यूट करके पूछिए, फिर म्यूट कर दीजिएगा, है ना, जिससे वॉइस क्वालिटी अच्छी रहे. जी बेटा. डॉक्टर पूजा आप वहीं हो? अच्छा चलो रहे, कोई बात नहीं. डॉक्टर उपेक्षा जी आप पूछ लीजिए. डॉक्टर उपेक्षा. उनकी क्वेरी शायद सॉल्व हो गई होगी. हाँ जी हाँ. उपेक्षा जी पूछिए बेटा. मैडम ये क्वेश्चन था कि एडेनोमाइसिस और उसमें रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन चॉकलेट सिस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो उसमें क्या मैनेजमेंट करना है? नहीं, उसमें भी मिलते हैं. उसमें भी बस्ती ट्राई करिए. बस्ती से हो जाता है. बस्ती में आप दशमूल सिद्ध क्षीर बस्ती शुरू कर दीजिए. मतलब 5-5 सेंटीमीटर की भी चॉकलेट सिस्ट उससे जाती है. ओरल मेडिकेशन से इतना नहीं रिजल्ट मिलता. तो आप बस्ती ट्राई करिए. बस्ती से काफी, क्योंकि सभी का मूल जो है ना, ये चॉकलेट सिस्ट का शोथ है. तो आप शोथ कम करेंगे ना, तो उससे ठीक हो जाएगा. मैंने एक केस भी दिखाया, वो हमारी वो डॉक्टर ही थी, तो उसको भी मतलब चॉकलेट सिस्ट एक ही बस्ती के कोर्स में ठीक हो गया. और बाद में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते कंसीव करने के लिए रिकरेंट चॉकलेट सिस्ट के, तो उनको भी बस्ती देते तो रिकरेंस भी नहीं होता और कंसीव भी हो जाते हैं. ओके, थैंक यू मैडम. यस. दशमूल क्षीर बस्ती ना निरूह वाली है, तो वो एम्प्टी स्टमक ही देनी है. एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 7 days to 15 days अकॉर्डिंग. दोष बल, व्याधि बल, आतुर बल, ये सब जैसे मैंने कहा, तो वो सब देख के आप 7 दिन से लेके 15 दिन तक भी दे सकते हो. यस मैम. ओके, थैंक यू मैडम. जी डॉक्टर तान्या आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए. मैम अगर गर्भावस्था में ब्लीडिंग होती है तो भी मतलब सेम मैनेजमेंट रहेगा? नहीं, ये सब हमने सिर्फ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रिलेटेड विद
इसकी बात की है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस की बात की है। गर्भावस्था में तो कितना मासानुमासिक गर्भस्राव गर्भपात की चिकित्सा दी है ना, मासानुमासिक घनवटी जो मिलती है, और उसमें भी हमें कॉज एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कॉज है। लेकिन शास्त्रों में तो जो मासानुमासिक टैबलेट्स दी है उससे भी फायदा होता है। मैंने काश्मीरी कुटाजी की बात की थी जो असुरुजा में बताया है, उससे भी कम होता है, शतावरी से कम हो जाता है। तो वो पूरा अलग कंडीशन है, वहां पे हम पूरा अलग थॉट है। ये सिर्फ हमारा गायनेकोलॉजी रिलेटेड जो पाम कॉइन वाला था AUB के, वो उससे रिलेटेड बात थी, तो वो पूरा डिफर हो जाएगा। वो मैडम मुझे लगता नहीं है कि वो सेम हम ट्रीटमेंट उसमें देंगे प्रेगनेंसी में। जी डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही मासानुमासिक कहा। टैबलेट वाली जो है, मासानुमासिक गर्भस्राव पात, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उज्ज्वला, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते मैम, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैम, आपने जो बोला ना बस्ती, तो पहले जो निरूह और अनुवासन देना है क्या, और फिर बाद में क्षीर बस्ती स्टार्ट करना है? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मतलब आप डायरेक्टली भी दशमूल सिद्ध क्षीर बस्ती दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं अनुवासन देने की। एक लघु विरेचन दे दीजिए, है ना, और साथ में ये शुरू कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली आप चालू कर सकते हैं। मैम कितना इंटरवल में देना है मैम? कितना इंटरवल यानी? हर रोज दे सकते हैं, 7 दिन कंटिन्यूएशन में। ओके मैम। और अगर हमें मतलब अगर शमन चिकित्सा देनी है तो ड्यूरिंग मतलब वो लेखन के लिए, जैसे कि हाइपरप्लेजिया है या फिर फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस हाँ। है, तो हमें तब लेखन चिकित्सा ही प्रोटोकॉल फॉलो करना है ना? तब उसमें द्रव्य दे सकते तभी हैं स्तंभन नहीं देना है, तब हाँ, स्तंभन नहीं दें। जब भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया की कंडीशन हो तब स्तंभन देखोगे, होगा कि 2 दिन तक ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, लेकिन फिर से शुरू हो जाएगा, तो वहां पे स्तंभन चिकित्सा नहीं होती, वहां पे लेखन। ये लोग भी DNC करते हैं, तो वही हमें करना है। मतलब जब मैम पीरियड्स के ड्यूरिंग तो हम स्तंभन नहीं करेंगे, पर बट जब पीरियड्स होने के बाद हमें लेखन चिकित्सा करनी है ना, जैसे कि दारू हरिद्रा है, कुटज है, आपने बोले द्रव्य, है ना? हाँ, ड्यूरिंग ब्लीडिंग भी दे सकते हो ना, क्यों नहीं दे सकते? एंडोमेट्रियम एक बार शेड हो जाएगा तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तभी। आपको पता नहीं है, अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है तब नहीं देना। लेकिन अगर पेशेंट नोन है कि हाइपरप्लेशिया की वजह से ही ब्लीडिंग ज्यादा आ रहा है, सोनोग्राफी लेके आए, तो ड्यूरिंग ब्लीडिंग भी आप लेखन दे सकते हो। हाँ, थोड़ा ब्लीडिंग पेशेंट को ज्यादा होगा उस टाइम पे, लेकिन फिर बाद में बंद हो जाएगा। फिर रसायन चालू करो, थोड़ा सा रक्त संग्रहणीय चालू करो साथ में, फिर उस वक्त लेखन की जरूरत नहीं है। तो यही द्रव्य जो कल्प आपने बोला अकॉर्डिंग टू द अवस्था। यस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे प्रश्नोत्तर हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई। मैंने अपना नंबर लिखा है, अगर आप में से कोई पहली बार जुड़े हैं और लगातार शुक्रवार की व्याख्यानमाला में अलग अलग ज्ञान के समुद्र में अवगाहन करना चाहते हैं, तो साथ में जुड़ना चाहिए। आप बहुत सारे स्पीकर को सुनिए, और जो मैडम के लेक्चर की, आज के लेक्चर की एक बहुत अच्छी बात जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि आप देखिए कि मैडम जब प्रेजेंटेशन कर रही है तब एक स्लाइड का ग्रेटिट्यूड है ना, उस मैडम का नाम ले रही है कि डॉक्टर गीता पाटकी मैडम से मैंने ये स्लाइड ली है, जबकि संहिता के ही सारे श्लोक है वो, है ना। तो तब भी क्योंकि एज इट इज वहां से कॉपी किया है, तो डॉक्टर जास्मीन उनको उद्धृत करना योग्य समझा, और यही बात उनको बहुत बड़े सुप्रीम सोर्स के साथ जोड़ देती है। ऐसा मुझे अपने जीवन से लगा कि मैंने भी जब जो टीचर्स ने जो सिखाया वो बोला, तो मुझे लगता है कि पता है, फिर ऊपर वाला कोई तो है शक्ति, वो हमसे ज्यादा मेहरबान रहती है, कृपा निधान रहती है कि नहीं ये तो हमारे बंदे हैं। तो इसलिए हमेशा आचार्यों के प्रति, चरक संहिता के प्रति, जो नीचे हमारे दत्तात्रेय गुरु जी की तरह बहुत सारे लोग हमें कुछ सिखाते हैं,
उनके प्रति वो एटीट्यूड रखना चाहिए जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आयुर्वेद के जो अच्छे दिन आने चाहिए, अच्छे चिकित्सक निर्माण होने चाहिए, उसके लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय, आप भारतीय, हम जिनके सामने विषय लेके जा रहे हैं वो भी भारतीय है मैक्सिमम, है ना। तो 140 करोड़, मानी एक बार कोरोना के समय में किसी पत्रकार ने टोटलिंग की थी, यानी आधी दुनिया से ज्यादा जनसंख्या तो हम अकेला भारत ही कैरी कर रहा है। बताइए, अगर हम भारत के लोगों की चॉइस में आयुर्वेद ला देते हैं तो इट मीन सोचिए कि हमने आधी दुनिया को कवर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सच में ग्रेट साइंस है, कोई ऐसा नहीं है कि है कुछ और हमें बताना कुछ और है, नहीं, है ना। ये सच में ग्रेट साइंस है, अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत है, उन्होंने अपनी पूरी जान निसार करी है इस साइंस के लिए, और वही हमें आगे बतानी है। तो ये सच में बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से डॉक्टर जास्मीन आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी तरीके से बड़ा माइन्यूटली हर विषय को, और अंतिम स्लाइड कोई भी बच्चा न भूले, कोई भी पार्टिसिपेंट न भूले, ऐसा मैं चाहती हूँ कि इतने सारे विषयों को ध्यान में रख के कीजिए। मगर मैं भी जब एमडी करके निकली, आज अभी डॉक्टर जास्मीन से भी बात हो रही थी कि तब कहाँ इतनी अकल होती है, नहीं होती। धीरे 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 हम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, संभलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और सच में फिर पता चलता है कि अच्छा ये चीज है ना। तो उनमें से जितने बिंदुओं को आप एनालिसिस में ले सके लीजिए और काम करिए। चरक भगवान की जय बोलिए, सुश्रुत जी की जय बोलिए, काम हो जाता है ना। और मुझे याद है एमडी करने के तुरंत बाद में एक पेशेंट थी मेरे पास जिसको प्यूबर्टी मेनोरेजिया था, और आपके दिल से एक आवाज आती है, उसको भी आपको सुनना शुरू करना चाहिए, है ना। मैं तो यूजी पढ़ती थी तब से मेरे दिल से आवाज आती है। तो जैसे ही वो पेशेंट आई, और वो जज्जर के किसी किसान की बेटी थी, और लगभग 18 साल उम्र रही होगी, और पुष्यानुक के साथ यष्टि मधु दिया है, और वो ठीक हो गई, है ना। और एक ही महीने में, जबकि वो 12-13 साल से उसको था प्यूबर्टी मेनोरेजिया, और 18 साल में, 17 या 18 साल में वो हमारे पास आई है ना। और जब भी उसने मुझे पूछा कि अच्छा ठीक हो जाऊंगी, मैंने हाँ कहा तो रोने लग गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो यस कह रही हूँ, ना कहाँ कह रही हूँ। तो कहते नहीं, आज तक किसी ने हाँ बोला नहीं, इसलिए रोना आ रहा है ना। तो सच में अस्रिक दर का पॉइंट लेकर डॉक्टर जास्मीन ने इतना जबरदस्त वर्णन किया है ना, कि मुझे लगता है अस्रिक दर विज्ञान ऐसा कुछ लिख दीजिए डॉक्टर साहब, है ना, कि पूरी एक पुस्तक में, हाँ जी, कि एक ही पुस्तक। और मुझे लगता है कि देखो नहीं जी, बताइए डॉक्टर साहब। जी मैम, हम बताते हैं, नए जी स्कॉलर्स है, नए नए बच्चे हैं, वो करें, हम बताएंगे। और अच्छी बात है, हमारी उत्तर बस्ती की भी बात हुई थी इसके पहले। चालू है मैडम काम, आपका इंस्पिरेशन लेके हाँ, कर रहे हैं कुछ तो नहीं मुझे तो वो देखते इतना हैं मैम। अच्छा लगा था ना, इसीलिए आज का सेशन का टॉपिक बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया वो, हाँ, कि सच में जो ज्ञान पिपासु हमसे यस जुड़ते यस हैं मैम। उनको हम एक तालाब और बता दे, कहते उधर भी बहुत मीठा पानी है। यस मैम। तो हाँ जी, वो बहुत अच्छा है ऐसे, क्योंकि उत्तर बस्ती का इतना डिटेल में वर्णन आज उपलब्ध नहीं है हमारी संहिताओं में, मगर आपने क्रमबद्ध तरीके से और इतना बढ़िया तरीके से वो दिया है ना, कि अच्छा हाँ यार ये भी तो है, सही है ना। तो मुझे उस समय भी बहुत ही अच्छा लगा था, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डॉक्टर थैंक यू उज्ज्वला, मैम, आप कुछ थैंक यू सो कहना मच चाहते हैं मैडम। बेटा? डॉक्टर उज्ज्वला हाँ, जी मैम। जी बेटा मैम, पूछिए। जो एक पेशेंट है मेरे पेरीमेनोपॉज तक है, लाइक 45 ईयर्स है उसका एज। तो उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, और उसको
ब्लीडिंग होता है, कभी फिर हेवी ब्लीडिंग होता है और फिर 2-3 महीने रुक जाता है और फिर से होता है। और पर हाइपरप्लेजिया वैसे लाइक तो ऐसे होता है क्या कि उसका इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो रहा है और पेरीमेनोपॉज से इरेगुलर है या उसका एबनॉर्मेलिटी से इरेगुलर है? नहीं नहीं, ये वही हुआ ना कि रस स्नेह जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हाइपरप्लेशिया हो रहा है यानी कि फ्लक्चुएशन है। तो उसका जो दोष है वो अभी पित्त से वात और अभी यहाँ पे कफ थोड़ा ये ज्यादा हो रहा है ना। तो प्रोलिफरेशन ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से हाइपरप्लेशिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक्षण वगैरह अगर दे, क्योंकि हाइपरप्लेशिया होगा तो फिर से यही चीज होगी। और रेगुलरिटी अगर नहीं आई उसको, रेगुलर साइकिल, तो वो हाइपरप्लेशिया होता जाएगा और जब ब्लीडिंग आएगा तो हैवी ब्लीडिंग आएगा। तो मेनोपॉजल जो डीयूबी वाले पेशेंट जिसको बोलते हैं ना डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, उसमें ये चीज ही होती है। तो उसमें है ना सारे दोष जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं अभी। पित्त जो है वो धीरे धीरे एकदम एग्रेवेट होके फिर कम होगा, फिर वात का फ्लक्चुएशन होगा, कफ का होगा। तो उसमें सेम ट्रीटमेंट पूरा महीना नहीं चलेगी, आपको उसके कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ी चेंज करती रहनी पड़ेगी। तो उसको इवेल्युएट करके सेम ट्रीटमेंट ना देके स्टेप वाइज जो है वो ट्रीटमेंट आपकी चेंज करे तो आपको वो अच्छे से ये मिलेगा। जी मैम, वो कफ पित्त लाइक हेतु भी वैसे ही है, उसको मिर्ची और आइसक्रीम टब भर के आइसक्रीम खाना, इतना तो बस हेतु वही, था उसका बस पेशेंट। तो आपने अभी उसको ये कर लिया कोरिलेट कर लिया, तो अब निदान कम उसको बंद करके फिर उसके हिसाब से करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। संबंध देंगे तो नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी आप समझ गए उसका पूरा पैथोजेनेसिस। जी मैम, थैंक यू। Yes, जी, thank you so जी। much. Thank you everyone, especially Dr. Hetal ma'am. Thank you so much for जी, inviting me बहुत again. और सारे participants, seniors हैं मेरे। Yes, yes, yes. Thank you so जी, much all dears. और मैम का धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद मैम। Thank you so जी। much. नहीं, धन्यवाद तो हमारा बनता है इधर से। और इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स और इतने अच्छे स्पीकर से मुझे कई बार लगता है कि जीवन बन जाता है। 7 दिन की ऊर्जा मिल जाती है, अगले 7वें दिन फिर से हम मिलेंगे। और मैंने अपना यहाँ नंबर लिखा है, फिर से और उस नंबर पे एक मैसेज और अपना नाम डाल दीजिए। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, है ना। उस ग्रुप में मैं प्रत्येक 7 दिन में डालती हूँ कि कौन से स्पीकर रहेंगे, कौन। आप मुझे स्पीकर भी सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला ने कुछ स्पीकर सजेस्ट किए हैं, मेरी उनसे बातचीत चल रही है। जैसे ही उनको समय मिलता है मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि जब भी आप समय मिले 1 घंटा या 1.5 घंटा हमें आके पढ़ा दीजिए। और इसी तरीके से डॉक्टर ई स्वरूप या ऐसे ऐश्वर्या जी, ऐसा कोई नाम है, उन्होंने भी कोई स्पीकर सजेस्ट किए हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। तो आप भी अपने गुरुजन, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स, अपना कहीं भी है तो उनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और हम दान लेने में अव्वल है, दान मांग लेते हैं कि अच्छा ज्ञान का दान दे दीजिए। Yes. विद्यादान। Yes, yes, हाँ yes जी, ma'am. हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छे अथाह समुद्र में विचरण कर सकते हैं, अंदर से मोतियों को ढूंढ सकते हैं और मनचाहा मोती रत्न पा भी सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये हम सबको मिलकर व्याख्यानमाला बनती है। और डॉक्टर जास्मिन, आज के व्याख्यान को इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। और मैं अभी YouTube पे अपलोड करूंगी, देखना फटाफट 200-300 व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर वाले हैं ना आज मुझे दिख नहीं रहे। तो वरना वो लोग भी ऐसे बताते हैं कि मैडम थोड़ा बाहर थे, मेहमान थे, है ना, इसलिए हम लाइव नहीं देख पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए ऐसे। तो क्योंकि हमें सिर्फ भारत में अश्रिक दर को अगर हम ठीक करना सीख गए ना, हमें आ गया, हमें क्लिनिकल सेंस आ गई, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ हिस्टेरेक्टोमी सिर्फ अश्रिक दर के कारण 40 साल के आसपास होती है। क्यों डॉक्टर साहब? Yes. है ना, उसका बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं जी आंकड़ा जी जी, इसलिए नहीं वेरी बोल ट्रू। रही हूँ बहुत बहुत कि सही, हाँ, मुझे याद नहीं है, किसी बहुत पीयर सही व्यू है मैम। जर्नल में पढ़ा था हिस्टेरेक्टोमी मैंने। बहुत कॉमन है। जी, Yes. जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज खत्म हुई और आगे संतान नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि करो हिस्टेरेक्टोमी,
है ना? तो हम उन सभी को हिस्टेरेक्टोमी से बचा लेंगे। और मैंने एक जगह पे पढ़ा कि जी 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 ऑपरेशन करना बहुत अच्छी बात है, मगर ऑपरेशन से बचा देना उससे भी बड़ी बात है ना? बड़ी तो बात है, सही मैडम, तो एकदम सही ऑपरेशन बात से है। बड़ी बात और करनी पेशेंट्स चाहिए। बोलते भी हैं कि हमें जी ऑपरेशन। हम्म। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि पेशेंट जी मैम, कहते जी भी मैम। है कि हमें बचा लीजिए, हमें नहीं करवाना, है ना? अगर कुछ ऐसा है तो हम 2-3 महीने, 6 महीने राह देखेंगे, दवाई ठीक से लेंगे, मगर करवा दीजिए। तो सही में, और मैं चाहती हूँ कि लास्ट में जो डॉक्टर साहब ने बताया था उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि पंचतिक्त की क्षीर बस्ती और दशमूल की क्षीर बस्ती, उसको प्लीज मत भूलिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये आपको बहुत सारी जगह पे मदद कर देगी। तो पॉइंट्स टेक टू होम। वैसे पूरा लेक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल है कि भाई वहाँ उन बस्तियों को अगर आप नहीं भूलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके रोगी के जीवन में स्वस्थता की ओर जाने वाला रास्ता बना देगी वो, है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। डॉक्टर जास्मीन, पुनः मैं यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक और यू मैम। एक लेक्चर और तैयार रखिएगा। ठीक है, नमस्कार मैम। मैं जी मेरा कैमरा नहीं ऑन कर रहा है, मैं नमस्कार कर रही हूँ आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, और नहीं थैंक यू बस मैम, हमें भी करेंगे। थोड़ा सा अच्छा तो नहीं करेंगे फिर लगा, से। मगर ये यस। पता नहीं कभी कभी टेक्नोलॉजी है ना, कुछ गड़बड़ कर देती है। सही बात है। यस 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 यस, नहीं आखिरी पता नहीं क्यों बंद हो गया, और मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है हाँ मैम, नमस्कार मैम, जी जी नमस्ते जी, मैम। बहुत बहुत थैंक यू ऑल धन्यवाद। और मैं पार्टिसिपेंट्स। लास्ट में थैंक यू। शांति मंत्र ले रही हूँ। एक क्या करें मैम, नेक्स्ट यस टाइम मैम। क्लिनिकल क्लास लीजिए। एक मिनट, लास्ट में कुछ आया, एक मिनट। उज्ज्वला जी कह रही है मैम नेक्स्ट टाइम क्लिनिकल केसेस लीजिए। अभी तो बेटा 3 एक महीने के स्पीकर तैयार है ना? तो मैं वैसे सभी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी जो भी ज्ञान देना है थोड़ा पेशेंट परत्वे बताते जाइए। तो क्लिनिकल क्लास जैसा ही 10 साल से रखने की कोशिश की है ना? 10 साल से वही कोशिश की है कि बहुत अच्छे क्लिनिशियन निर्माण हो, और हम सब भारत के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सके और उनको स्वास्थ्य प्राप्त भी करवा सके। ओके, बहुत सारा धन्यवाद। सबसे लास्ट में शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा कश्चित् भद्राणि दुःखभाग् भवेत्। पश्यन्तु मा ओम कश्चित् शांति दुर्भाग् भवेत्। शांति। शांति शांति शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नमो नमः। और हम अपने अपने जगह पर अपने नमो अपने नमो मैम। हिस्सेदारी का काम कर्तव्य कर्तव्य करते रहे, तो मुझे लगता है कि जबरदस्त एक दिन आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। धन्यवाद। जी जी मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। जी 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 नाइट। जी, गुड नाइट जी, थैंक यू जी।